नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पढ़ेंगे जो यूपी से रिलेटेड होगा। ओके, उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जानकारी हम लोग लेंगे इसमें। सुपर टेट स्पेशल के लिए इसमें पूरा उत्तर प्रदेश के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वन लाइनर पूरा का पूरा हम लोग उत्तर प्रदेश देखेंगे। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, जहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब के सब इस पेपर में है, इस वीडियो में है। आपसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो आपके उत्तर प्रदेश में प्रथम आने वाले हैं, या उत्तर प्रदेश के आकृति से संबंधित है, क्षेत्रफल से संबंधित है, उसके सीमाओं से संबंधित है, या उसके राष्ट्र चिन्हों से संबंधित है, उनकी जनजातियों से संबंधित है, यानी जितने भी इम्पॉर्टेंट है जो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको मैं पॉइंट वाइज लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। कहाँ से? इंट्रोडक्शन से क्या क्या है। तो उत्तर प्रदेश का नाम, जो राज्य का गठन हुआ, वो हुआ 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन जो हुआ वो 24 जनवरी 1950 को हुआ। उससे पहले इसे संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। ओके, राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। ठीक है, राज्य का गठन हुआ 24 जनवरी 1950 को और राज्य का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी जो है वो लखनऊ है। पता ही है राजधानी कौन सी है? लखनऊ है। लेकिन न्यायिक राजधानी किसको कहते हैं? प्रयागराज को। न्यायिक राजधानी किसको कहते हैं? प्रयागराज को, क्योंकि हमारा जो हाई कोर्ट है वो प्रयागराज में ही है। याद देखिए, इलाहाबाद का नाम जो है वो चेंज हो गया है, क्या रख दिया गया है? प्रयागराज। तो जो न्यायिक राजधानी है वो कहाँ पे है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम अगर पूछे तो वो कौन सा है? संयुक्त प्रांत। क्या नाम है? संयुक्त प्रांत, जिसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा करते थे। क्या करते थे? यूनाइटेड प्रोविंस। ओके, याद रहेगा। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा क्या है? राज्य है ना। सबसे बड़ा राज्य व क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पे है। कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पे है। याद रहेगा, कौन से स्थान पे? चौथे स्थान पे। तो सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान है। उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और देन उत्तर प्रदेश। ओके, तो कितने स्थान पे है ये? चौथे स्थान पे। याद रहेगा, इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन है। अभी देखिए इंट्रोडक्शन है, अभी हम लोग इसको विस्तार से भी पढ़ेंगे। याद रखिएगा क्या करना है, इसे हमें विस्तार से पढ़ना है। हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। ओके, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और नेपाल के एक साथ, ठीक है, ये क्या है? हमारे पड़ोसी राज्य हैं। उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, और एक देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, वो है नेपाल के साथ। ओके, इसको हम लोग मैप पे भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश ये हमारे पड़ोसी राज्य हैं, और नेपाल एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है या अंतर्राष्ट्रीय देश है। यानी इतने एक देश के साथ हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। यह राज्य जो है वो कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है? तो ये है 2,38,566 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ओके, याद रहेगा कितने में? 2,38,566 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। अच्छा, कहीं कहीं पे ये लिखा होता है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये भी याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में आ जाता है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि अगर कभी कभी ये नहीं लिखा होता है तो लिख के आता है 2,40,928। ठीक है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, तो ये भी कहीं कहीं लिख के आ जाता है। ओके, तो भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट ये रखा है? भारत के क्षेत्रफल का अगर हम बात करें कि भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट ये उत्तर प्रदेश में है, तो ये देखिए 7.33%। कितने परसेंट है? 7.33%। ओके, भारत के क्षेत्रफल का 7.33% जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ओके, यहाँ की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। कौन सी है? हिंदी यहाँ की राजकीय भाषा है। बाद में हम उर्दू को भी शामिल कर लिए हैं। ओके,
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1950 में। उत्तर प्रदेश की स्थापना 1950 में। राजधानी लखनऊ। कुल जो जिले हैं वो कितने हैं? 75 जिले हैं। कुल जिले कितने हैं यहाँ पे? 75 जिले हैं। याद रखिएगा। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। ओके। अगर हम बात करें राज्यसभा सीटों की संख्या तो कितनी है? 31 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। तो याद रखिएगा, लोकसभा सीटों की संख्या 80 और राज्यसभा सीटों की संख्या 31। ठीक। अगर हम बात करें विधानसभा सीटों की तो कितनी है? विधानसभा सीटों की संख्या है 403। कितने हैं? 403। ठीक। अगर विधान परिषद की सीटों की संख्या बात करें तो कितनी है? विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ओके। याद रहेगा, विधान परिषद की सीटें 100 है और विधान सभा की सीटें 403 है। ओके। राजकीय भाषा हिंदी है। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। तो हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, बस याद रखिएगा। क्या देख रहे हैं? इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम लोग। ओके। उत्तर प्रदेश की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 10 मई 1857 में मेरठ में हुई थी। सबसे पहला जो स्वतंत्रता संग्राम है भारत का, वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी हुआ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और कहाँ पे? 10 मई 1857 में मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ में। उत्तर प्रदेश के स्थित अयोध्या नगर सरयू नदी के किनारे बसा है। याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अयोध्या को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं ज्योग्राफी में, खासकर उत्तर प्रदेश में। तो इसको याद रखिएगा। किस नदी के किनारे हैं? सरयू नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश में भातखंडे यानी भातखंडे संगीत संस्थान है, विश्वविद्यालय है, 2001 में बना था। एक नया नया करेंट है ये। उत्तर प्रदेश का संगीत संस्थान बना है कब? 2001 में भातखंडे संगीत संस्थान। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ओके। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश को भारत का सांस्कृतिक गढ़ माना जाता है। यानी इसकी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत जो है वो इसे बताता है कि ये कितना धरोहर रखा हुआ है। ठीक है, कितनी विशाल इसकी धरोहर है, इसकी पहचान है, इसकी संस्कृति है। इसका इतिहास वर्तमान उत्तर प्रदेश के जीवन शैली को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतना इतिहास पुराना है, आकर्षक है और भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पूरा प्रभाव जो है वो हमारे प्रदेश पे पड़ा है। अगर हम फर्स्ट यानी 1 शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य में अगर कुछ समय तक देखें तो यहाँ पे भगवान बुद्ध का आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ? भगवान बुद्ध का। 1 शताब्दी ईसा पूर्व भगवान बुद्ध का आगमन हुआ। बौद्ध धर्म का प्रसार देखा। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहला जो उपदेश है वो दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। और उस समय मगध का शासन था किसके हाथ में? नंद राजवंश में। ठीक है। फिर मौर्यों की स्थापना कर दिया गया। हालांकि यह शहर हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान अपने गौरव शिखर तक पहुंचा। ठीक। तो यूपी का अगर पूछे कि यूपी जो है अपने गौरव शिखर तक कब था, तो याद रखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में। इससे पहले मौर्य स्थानांतरित जरूर हुए थे, लेकिन मौर्य बिहार से शासन कर रहे थे और बिहार इंक्लूडेड यूपी था। लेकिन जब हर्षवर्धन था तो स्पेशली अवध में शासन किया और बहुत ही बड़े पैमाने पे इसने क्या किया? यूपी को आगे बढ़ाया। ओके। समय के साथ उत्तर प्रदेश ने मुगल शासन की पतनशीलता और अंग्रेजों के आगमन को देखा। मुगल प्रभाव दोआब क्षेत्रों तक सीमित था। 1857 के विद्रोह, जो सिपाही विद्रोह है, वो उत्तर प्रदेश की मुख्य भूमिका में था। मेन जो थे वो मुख्य भूमिका में उत्तर प्रदेश ही था। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 6ठी और 4वीं सदी के दौरान गौतम बुद्ध ने भी वाराणसी के सारनाथ में पहला धर्मोपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। कहाँ पे? यहीं पे बुद्ध द्वारा कुशीनगर में परिनिर्माण किया गया। यानी गौतम बुद्ध का पूरा जीवन काल जो है वो उत्तर प्रदेश के ही शासन में हुआ। यानी यहीं पे उन्होंने उपदेश दिया, यहीं पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और यहीं पे परिनिर्माण यानी उनकी मृत्यु भी हुई। यानी बुद्ध द्वारा कुशीनगर में क्या हुआ? यहाँ पे मृत्यु भी हुई। याद रखिए। और कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। करेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। कुशीनगर में क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। नेक्स्ट है, 12वीं सदी में मुजलुद्दीन मोहम्मद इब्न सैम यानी मोहम्मद घुरी ने उत्तर प्रदेश के गढ़वाल को पराजित कर दिया था। ठीक है, क्या किया था? उत्तर प्रदेश के गढ़वालों को पराजित कर दिया था।
है ना। नेक्स्ट है, करीब 600 साल तक उत्तर प्रदेश में केवल मुस्लिम वंशों का ही शासन रहा। कितने साल तक? 600 साल तक उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वंश के लोगों का ही शासन हुआ। 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान को इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर मुस्लिम वंश की स्थापना की। ओके। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में 200 सालों से अधिक समय तक मुगलों ने शासन किया। 200 सालों से अधिक समय तक किसने शासन किया? मुगलों ने शासन किया। जो आगरा है वो इनकी राजधानी थी। उसके बाद अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया गया। बहुत समय तक ये आगरा ही राजधानी बनी रही, फिर जाके ये कहीं दिल्ली स्थानांतरित हुआ। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। अकबर के पोते शाहजहां ने पत्नी की याद में आगरा की दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल बनाया। यानी किसने? शाहजहां ने, है ना। किसने? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। 18वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य में 75 साल के समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तर प्रदेश में पूरा हिस्सा कब्जे में कर लिया। ओके, पूरा हिस्सा क्या किया? अपने कब्जे में कर लिया। 1950 में भारत का नया संविधान बनने के बाद संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश कब किया गया? सन 1950 में। अब हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में जो प्रथम हैं, आखिर प्रथम कौन कौन है, क्या क्या है, तो ये याद करना है हमें। तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं सुचित्रा कृपलानी। ये सिर्फ यूपी की नहीं है बल्कि पूरे इंडिया की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं सुचित्रा कृपलानी। प्रथम महिला राज्यपाल हैं श्रीमती सरोजिनी नायडू। कौन है महिला राज्यपाल? श्रीमती सरोजिनी नायडू। प्रथम मुख्यमंत्री हैं श्री गोविंद बल्लभ पंत। कौन है? गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान का प्रकाशन कहाँ हुआ? 1887 में प्रतापगढ़ में। ठीक है, जो प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र है हिंदुस्तान, उसका प्रकाशन हुआ 1887 में प्रतापगढ़ में। प्रथम हिंदी साप्ताहिक जो है वो बनारस अखबार का प्रकाशन हुआ जनवरी 1945 में काशी में। ठीक है, बनारस अखबार का प्रकाशन कब हुआ? जनवरी 1945 में काशी बनारस में। ओके। नेक्स्ट है, प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर का प्रकाशन। ठीक है, किसका? लीडर का प्रकाशन। जो प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र है लीडर, उसका प्रकाशन भी उत्तर प्रदेश में हुआ सन 1990 में मदन मोहन मालवीय ने इलाहाबाद में। ओके, लीडर का प्रकाशन कब किया? सन 1990 में मदन मोहन मालवीय ने इलाहाबाद में। प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। यूपी का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई वर्ष 1887 में। कब हुआ? वर्ष 1887 ईस्वी में। प्रथम सांस्कृतिक महाविद्यालय की स्थापना 1791 में बनारस में रेजिडेंट डंकन के द्वारा हुआ। ये भी कई बार पूछा गया। प्रथम सांस्कृतिक महाविद्यालय की स्थापना 1791 में किसके द्वारा? बनारस में रेजिडेंट डंकन के द्वारा। उत्तर प्रदेश तथा भारत की आर्मी का प्रथम महिला ब्रिगेड रानी झांसी ब्रिगेड। ठीक है, उत्तर प्रदेश तथा भारत की आर्मी का प्रथम महिला ब्रिगेड जो है वो रानी झांसी के नाम पे हुआ, रानी झांसी ब्रिगेड। रानी झांसी ब्रिगेड कब बनी? 23 अक्टूबर 1943 को। कब बनी? 23 अक्टूबर 1943 को। ओके। नेक्स्ट, हिंदी में गंभीर चिंतन के निबंधकार और आलोचक कौन हुए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी के प्रथम गंभीर चिंतन निबंधकार और आलोचक कौन हुए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक। प्रथम अनुसूचित जाति की महिला मुख्यमंत्री कौन हुई? मायावती, है ना। अनुसूचित जनजाति की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन हुए? मायावती। नेक्स्ट है, भारतवर्ष तथा उत्तर प्रदेश में 1956 ईस्वी में प्रथम खेलकूद परिषद की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश में भारतवर्ष तथा उत्तर प्रदेश में एक साथ कब हुई? 1556 में प्रथम खेलकूद परिषद की स्थापना हुई। यानी भारत में जहाँ हुआ वो है उत्तर प्रदेश। भारत प्रदेश में पहली महिला वकील कौन हुई? कार्नेलियो सोराबजी। ठीक है, प्रदेश की पहली महिला वकील हुई कार्नेलियो सोराबजी। ओके। नेक्स्ट है, भारतवर्ष तथा उत्तर प्रदेश में सबसे पहली सीधी ट्रैक डायलिंग सेवा योजना जो लखनऊ कानपुर के बीच हुई 26 नवंबर 1960 ईस्वी को शुरू हुई। ओके, तो वन लाइनर है जितने भी क्वेश्चन है और सब के सब इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग विस्तार से एक एक सेगमेंट भी करेंगे। ओके, तो भारतवर्ष में जो उत्तर प्रदेश में सबसे पहली सीधी ट्रैक डायलिंग सेवा हुई वो लखनऊ से कानपुर के बीच हुई 26 नवंबर 1960 ईस्वी को शुरू हुई। नेक्स्ट है, भारत का पहला ग्रामीण बैंक मुरादाबाद और गोरखपुर में 2 अक्टूबर 1975 को क्या हुआ? खुला। भारत का पहला ग्रामीण बैंक
तो यह देखिए भारत का पहला ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश में खुला है, वो है मुरादाबाद और गोरखपुर में 2 अक्टूबर 1975 को। ओके, नेक्स्ट, भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क 1936 में स्थापित हैली पार्क है, जिसे आज़ादी के बाद रामगंगा पार्क नाम मिला और आज इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो अब उत्तराखंड में है, कहा जाता है। तो याद रखिए ये भी उत्तर प्रदेश का ही पार्ट है, अब उत्तराखंड में चला गया। तो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क 1936 में स्थापित हुआ, जिसे हैली पार्क कहते हैं, याद रखिएगा। और आज़ादी के बाद इसे रामगंगा पार्क नाम दिया गया और आज के डेट में इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में है। ओके, भारत में सर्वप्रथम उर्दू एकेडमी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई थी। याद रखिए भारत में सर्वप्रथम उर्दू एकेडमी की शुरुआत कहाँ हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है। ओके, तो ये कुछ ये है। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं अब मैप से, थोड़े से हम इसके जो मैप हैं मैप। ओके, तो हम लोग अब देखते हैं यूपी का मैप, उत्तर प्रदेश के मैप के बारे में देखते हैं, मैप के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इसको मैप से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो अगर हम सबसे पहले इसकी आकृति देखें, कैसी है आकृति, ये थोड़ी सी लंबी है और इसीलिए इसकी आकृति को कहते हैं लंबवत आकृति। क्या कहते हैं, लंबवत। जैसे उत्तर प्रदेश, अगर हम भारत देश की बात करें तो वो है चतुष्कोणीय, यानी चतुर्भुजकार, क्वाड्रिलेटरल है। उसी तरह अगर हम उत्तर प्रदेश की आकृति की बात करें तो वो कैसी है, लंबवत है। ओके, अगर हम इसकी आकृति का जो अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार यानी लैटिट्यूडनल डिफरेंसेस जो है, लैटिट्यूड जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो लैटिट्यूड में जो सबसे निचला स्थान है वो कहाँ से है, वो है 27 से। कहाँ से, 27 से। जब अपर पार्ट है वो है हमारा 30। कहाँ है, 27 से 30। अगर हम देशांतरीय विस्तार देखें, क्या देखें, देशांतरीय विस्तार यानी देशांतर जो विस्तार है वो कहाँ से है, 77 से 84 तक, 77 से 84 तक। ठीक, यानी जो लैटिट्यूड है वो 27 से 30 है और जो लॉन्गिट्यूड है वो 77 से 84 है। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल तो कितना है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 7.33% है। कितने परसेंट है, 7.33% है। ओके, कितने स्थान पे है, चौथे स्थान पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश। ओके, अगर हम सीमावर्ती क्षेत्र देखें तो याद देखिए 3 भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो 3 भाग कौन कौन से हैं, पहला देश, यानी किस देश के साथ ये पड़ोस है, इसके कौन सा देश, तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं हम किस देश के साथ, नेपाल के साथ। किसके साथ, नेपाल के साथ। ओके, एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, एक तो देश है नेपाल, दूसरा एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और वो है कौन, दिल्ली। कौन है, दिल्ली। एक केंद्र शासित प्रदेश है कौन, दिल्ली। और अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट कितने हैं, 8। स्टेट कितने हैं, 8। ओके, तो याद रखिए देश 1, केंद्र शासित प्रदेश 1 और राज्य 8। इतने जगहों से क्या बनाता है, ये सीमावर्ती क्षेत्र बनाता है। ओके, क्या बनाता है, सीमावर्ती क्षेत्र बनाता है, याद रहेगा। तो किस और कौन कौन से हैं, है ना, तो उत्तराखंड सबसे ऊपर, उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड, उसके बाद हरियाणा, है ना, ये क्या है, हरियाणा। ओके, हरियाणा है। उसके अलावा क्या है, उत्तराखंड है ना, बिहार है, ठीक है, बिहार है। दिल्ली के साथ यूनियन टेरिटरी है एक, दिल्ली है, हरियाणा है। राजस्थान का छोटा सा पार्ट पड़ता है, राजस्थान है। ओके, मध्य प्रदेश जो सबसे बड़ा पार्ट है वो किसका है, मध्य प्रदेश का। फिर झारखंड का, बिहार का। ओके, और छोटा सा पार्ट, बहुत ही छोटा पार्ट किसका पड़ता है, हिमाचल प्रदेश का। बहुत ही छोटा पार्ट किसका पड़ता है, हिमाचल प्रदेश का। ओके, तो क्वेश्चन आता है कि सबसे कम सीमा किसके साथ बनाते हैं, तो वो होता है हिमाचल प्रदेश के साथ। सबसे कम सीमा किसके साथ बनाते हैं, हिमाचल प्रदेश के साथ। सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ बनाते हैं, मध्य प्रदेश के साथ। ओके, सबसे ज़्यादा सीमा क्षेत्र किसके साथ बनाते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश के साथ। ओके, किस जिले के साथ ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाती है ना, कौन सा जिला ऐसा है जो ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा
बनाती हैं। ओके, ये देखिए सोनभद्र, यहाँ है सोनभद्र। ओके, सोनभद्र और किस किस जिलों के साथ बनाती है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। ओके, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ओके, तो 4 राज्य हैं जिससे साझा करती है ना, सीमाएं साझा करती है, वो कौन सी है? सोनभद्र। तो क्वेश्चन आता है किस जिले के साथ सबसे ज़्यादा राज्य सटे हुए हैं? तो वो है सोनभद्र। और कौन कौन है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। ओके, याद रहेगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होता है कि कौन सा ऐसा जिला है जो तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है? ठीक है, कौन सा ऐसा जिला है जो तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है? वो है देखिए कौन? ललितपुर। कौन है? ललितपुर। याद रहेगा, कौन सा क्षेत्र है? ललितपुर का क्षेत्र तीनों तरफ से किससे घिरा है? मध्य प्रदेश से। ओके, याद रहेगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें हमें कहाँ है, यानी अगर हम इसको बांटें तो कितने भागों में बांटेंगे? तो ये 4 भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। पहला है पश्चिम प्रदेश। कौन सा है? पश्चिम प्रदेश, यानी ये जो एरिया है वो हम लोग वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये नीचे वाला हिस्सा है वो बुंदेलखंडी प्रदेश के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बुंदेलखंडी प्रदेश के नाम से जानते हैं। येलो वाला पार्ट जो है उसे अवध प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? अवध प्रदेश। और ये जो पार्ट है जिसके लिए लड़ाई हो रही है कि हमें अलग कर दिया जाए, तो वो है पूर्वांचल प्रदेश। ओके, अलग इसीलिए नहीं कर रहा है कि अगर यूपी को अलग कर दिया जाएगा ये चारों भाग अलग अलग बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए कोशिश ये हो रहा है कि इसे हम अलग नहीं करें। तो क्या होगा? ये बेटर है, अलग नहीं करना है, ज़्यादा बेटर है। ओके, हो गया। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कुल जिलों की, तो इसमें कितने ज़िले हैं? कितने ज़िले हैं? 75। कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले। ओके, मंडल कितने हैं? 18 मंडल है। ठीक है, क्या है? 18 मंडल है। जो सबसे नया मंडल है वो है अलीगढ़, है ना। 18वां मंडल जो है वो कौन सा है? अलीगढ़। याद रहेगा, सबसे बड़ा जो मंडल है वो कौन सा है? सबसे नया जो मंडल है वो कौन सा है? अलीगढ़। ओके, विधानसभा सीटों की संख्या अगर देखें, विधानसभा सीटों की संख्या है कितना? 403। विधान परिषद की संख्या कितनी है? 100। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। ठीक है, 31। अगर विधानसभा में सर्वाधिक सीटें देखें कहाँ पे है, किस जिले में है, तो सर्वाधिक सीटें हैं प्रयागराज में। ओके, सर्वाधिक सीटें जो हैं वो कहाँ पे है? प्रयागराज में। याद रहेगा, विधानसभा की सर्वाधिक सीटें जो हैं वो कहाँ हैं? प्रयागराज में, 12 सीटें हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो प्रयागराज की ही है। ओके, किसकी है? प्रयागराज की है। तो प्रयागराज की इतनी ज़्यादा जनसंख्या है तो सीट भी जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होगा। ओके, तो प्रयागराज की सीट भी ज़्यादा है ना। तो ये है। नेक्स्ट, अगर न्यूनतम सीटों की जनसंख्या देखें, यानी विधानसभा की न्यूनतम सीटें जो हैं अगर वो देखें, तो वो है कहाँ पे? महोबा में, चित्रकूट में और श्रावस्ती में। ठीक है, महोबा में, चित्रकूट में और श्रावस्ती में, ये तीनों जगह 2-2 सीट हैं। सबसे न्यूनतम सीटें अगर हम बात करें तो सबसे न्यूनतम सीट इन्हीं जगहों पे है, महोबा में, चित्रकूट में और श्रावस्ती में। और यहाँ सभी जगह क्या है? 2-2 सीटें हैं। ओके, ये रहा महोबा, चित्रकूट और श्रावस्ती। ठीक है, इन तीनों जगह पे क्या है? 2-2 सीटें और न्यूनतम सीटों वाली जनसंख्या है ये। ओके, तो ये एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैसे? माचिस। ठीक है, किससे? माचिस से। यानी एक ट्रिक है, किससे? माचिस से। न्यूनतम सीटों की संख्या, माचिस, माँ से महोबा, ची से चित्रकूट और इस स से श्रावस्ती। ठीक है, ये तीनों जगह क्या है? न्यूनतम सीटों की जनसंख्या है। और सबसे अधिक कहाँ है? प्रयागराज में। ओके, कहाँ है? प्रयागराज में। ओके, याद रहेगा। चलिए, अब देखते हैं कितना। 18 क्या है हमारे पास? मंडल है। अगर हम आर्थिक भागों की बात करें, आर्थिक मंडलों की, संभागों की बात करें, तो कितनी है? 4 है। आर्थिक कितनी है? 4 है। यानी पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय और बुंदेलखंड। ये आर्थिक संभाग के तौर पे हम 4 भागों में बांटते हैं, पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय और बुंदेलखंडी। अगर हम प्रशासनिक संभागों में बातें तो 18 होते हैं, याद रखिएगा।
तो मंडल और संभाग को हम दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, एक है आर्थिक, दूसरा है प्रशासनिक। आर्थिक को हम चार भागों में बांटते हैं, पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय और बुंदेलखंडी। ओके, याद रहेगा, पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय और बुंदेलखंडी, ये चार प्रशासनिक क्षेत्र हैं जिसमें हम लोग बांट के पढ़ते हैं, है ना। आर्थिक क्षेत्र है। अगर हम प्रशासनिक देखें तो ये 18 हो जाते हैं, है ना। 18वां जो सबसे नया है वो कौन सा है? अलीगढ़ है। सबसे बड़ा मंडल है वो है कानपुर, मेरठ और लखनऊ। याद रहेगा, सबसे बड़ा जो मंडल है वो कौन है? कानपुर, मेरठ और लखनऊ, यानी कौन? कमल, है ना। तो ये कमल जो है वो सबसे बड़ा मंडल कहलाता है, कानपुर, मेरठ, लखनऊ। ओके। सबसे छोटा मंडल अगर देखें तो वो है कौन? आजमगढ़। कौन है? आजमगढ़। याद रहेगा, कौन है? आजमगढ़ सबसे छोटा में क्या है? आजमगढ़ है। उसके बाद क्या है? सहारनपुर, ठीक है ना। आजमगढ़ के बाद क्या है? सहारनपुर। उसके बाद क्या है? मिर्ज़ापुर, है ना। आजमगढ़ के बाद क्या है? मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर के बाद क्या है? झांसी, ठीक है। क्या है? झांसी। तो ये क्या है? छोटे मंडल हैं, यानी आज समझा, क्या है? आज समझा मतलब समझ गए आप लोग। तो ये छोटे मंडल है। आजमगढ़, आज से आजमगढ़, स से सहारनपुर, म से मिर्ज़ापुर और झ से झांसी। ये क्या है? सबसे छोटे मंडल हैं। क्या है? छोटे मंडल हैं। ओके। यानी कानपुर में 6 जिले हैं, मेरठ में 6 जिले और लखनऊ में 6 जिले, यानी ये जो मिला के है वो हमारे मंडल बनते हैं। आजमगढ़ में 3, सहारनपुर में 3, मिर्ज़ापुर में 3 और झांसी में 3। ये क्या है? छोटे हैं मंडल। ओके। यानी एक एक मंडल में बहुत सारे ज़िले होते हैं। तो कानपुर में 6 ज़िले हैं, मेरठ में 6 ज़िले हैं, लखनऊ के 6 ज़िले हैं, ये मिलके मंडल बनाते हैं। आजमगढ़, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, झांसी ये छोटे छोटे वाले मंडल हैं जिसमें 3-3 ज़िले हैं। ओके। टोटल कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। 75वां जो ज़िला है वो सांभल है, ठीक है। क्या है? सांभल। जो सबसे नया ज़िला बना है वो कौन सा बना है? सांभल। ओके। और इसे बनाने वाला कौन है? 2011 में मायावती, ठीक है। मायावती 3 जिलों का गठन किए थे, शामली, हापुड़ और सांभल। ओके। क्या है? 2011 में मायावती ने 3 जिले घोषित किए। कौन कौन सी? शामली, हापुड़ और सांभल। और जो सांभल है वो सबसे आधुनिक बना है, सबसे बाद में बना है। ओके, याद रहेगा। अच्छा, कुछ ऐसे मंडल हैं जिनके नाम भिन्न हैं, जिनके नाम क्या है? भिन्न है। वो कौन कौन से हैं? तो ये है सबसे पहले सांभल। सांभल को का मुख्यालय है भीमनगर। सांभल का मुख्यालय भीमनगर। प्रबंध नगर का शामली, महामाया नगर का हाथरस, ज्योतिबा फुले नगर का अमरोहा, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, संत रविदास नगर का भदोही, जलौन का उरई, ओके, और कौसाम्बी का मुजनपुर, ठीक है। कौसाम्बी का मजनपुर। ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ देते हैं। कौसाम्बी खासकर फेमस है क्योंकि जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का तीर्थस्थल स्थान है ये कौसाम्बी, ठीक है। तो ये कुछ क्या है? रिलेटेड चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैप से रिलेटेड। उसके अब हम लोग पढ़ते हैं एक एक पार्ट। जैसे नदियों के बारे में पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की नदियाँ कौन कौन सी हैं, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कौन कौन सी है, आदिवासी जनजातीय कौन कौन सी हैं, तो हाँ, और राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से हैं। तो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ओके। कैसा लगेगा इसको एक बार बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, लाइक करके। आपके लिए पूरा उत्तर प्रदेश एक ही वीडियो में समाहित है। ओके। ओके। तो आइए आज अब देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में, जो मेन मेन नदियां हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कौन? रामगंगा नदी। कौन है? रामगंगा नदी। उद्गम स्थल अगर देखें तो रामगंगा नैनीताल जनपद के समीप से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नैनीताल जनपद के समीप से। मुख्य प्रदेश जहाँ से होकर बहती है वो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। कहाँ से? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। कितने किलोमीटर है? 590 किलोमीटर का क्षेत्र ये लेती है। सहायक नदी है कोह। कौन सी सहायक नदी है? कोह। ओके। दूसरा जो गोमती नदी है, काफ़ी फेमस नदी है यहाँ पे। उद्गम स्थान पीलीभीत, ठीक है। कई बार पूछा है गोमती नदी का उद्गम स्थान कहाँ से बहती है ये? पीलीभीत से। कहाँ से बहती है? पीलीभीत से। प्रदेश जहाँ से होकर बहती है उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश से ही बहती है, उत्तर प्रदेश में ही समाय खत्म एंड भी हो जाती है, ठीक। सहायक नदी है जेई, जोमकाई, बरना, गछई और चूहा, ठीक है। ये गोमती नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है गंगा नदी। उद्गम स्थान केदारनाथ चोटी, गौमुख से निकलती है। ओके।
6600 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, इसकी हिमानी है यहाँ पे। गंगोत्री ग्लेशियर यानी गौमुख को क्या कहते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर, ओके, यहाँ से होके बहती है। सहायक जो प्रदेश है जहाँ से होके बहती है वो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ओके। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ओके। नदियों से रिलेटेड मैंने अलग से एक सेगमेंट बना दिए हैं, पूरे इंडिया की नदियों से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, 50 क्वेश्चन के सेगमेंट है, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए 50-50 के 2 सेगमेंट हैं। वहाँ पे टॉप जो 50 हैं, टॉप 50 जो 100 क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवाए हैं। एक बार जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो आता बहुत है, ठीक। 2655 किलोमीटर की लंबाई है, कितना है, 2655 किलोमीटर की लंबाई है, ओके। सहायक नदी है अलकनंदा, भगीरथी, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, ओके। तो ये क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। कई बार 2525 किलोमीटर लिख के आता है, ये कई बार ऑप्शन में सही है, कितने, 2525 किलोमीटर, ओके। नेक्स्ट, यमुना नदी, उद्गम स्थल है बंदरपूछ, पश्चिमी ढाल के जमुनोत्री यानी यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है, 6305 मीटर ऊंचाई पे स्थित है ये। कहाँ से, बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल के यमुनोत्री नामक स्थान से बहती है ये। प्रदेश जहाँ से ये बहती है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली में। लंबाई है 1376 में। सहायक नदी है गिरी, असम, चंबल, बेतवा और केन, ओके। कहाँ जाके मिलती है ये गंगा से, कहाँ जाके मिलती है, ये दाएं कोने से मिलती है संगम प्रयागराज में। कहाँ से, कहाँ जाके मिलती है, प्रयागराज। माघ मेला लगता है वहाँ पे, है ना, कुंभ लगता है, महाकुंभ लगता है, इन्हीं के संगम पे लगता है। गंडक नदी, ये कुछ नदियां हैं, इंपॉर्टेंट है। गंडक नदी तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी से निकलती है ये। गंडक नदी कहाँ से, तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी से निकलती है ये गंडक नदी, ओके। प्रदेश क्षेत्र जहाँ से होकर बहती है, नेपाल का सालिग्राम नाम से, उत्तर प्रदेश, बिहार के सीमा रेखा और बिहार का मैदानी क्षेत्र जहाँ पे ये गंडक पाई जाती है, और मैदानी क्षेत्र में जाके ही, बिहार में ही जाके ये गंगा में समाहित हो जाती है। लंबाई है 300, ठीक है, 300 किलोमीटर लंबाई है ये भारत में। सहायक नदी है काली, गंडक, त्रिशूल और त्रिशूली गंगा, ये इनकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं, ओके। राप्ती नदी देख लेते हैं हम लोग। राप्ती नदी सब उत्तर प्रदेश के भाग में ही बढ़ रहे हैं हम लोग। उद्गम स्थल है रुकुमकोट, है ना, रुकुमकोट इसकी क्या है, उद्गम स्थल है, नेपाल से निकलती है। प्रमुख जहाँ से होकर बहती है वो उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी किनारे से होके क्या होगी, बाहर निकल जाती है, बिहार में चली जाती है। लंबाई है 640 किलोमीटर, लंबाई कितनी है, 640 किलोमीटर, ओके। नेक्स्ट है घाघरा यानी सरयू नदी, कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर लेक से, तिब्बत के मानसरोवर लेक से। अब अगर याद होगा, मैं जब पढ़ा रहा था, सेगमेंट पढ़ा रहा था, क्वेश्चन करवाया, तब भी मैंने मानसरोवर लेक से बहुत कुछ नदियों का उद्गम स्थल बताया है। यानी पूरब से ब्रह्मपुत्र नदी की, है ना, पश्चिम से सिंधु नदी की, है ना, पश्चिम से ही सतलज नदी की, ठीक। और वहीं पे अगर हम बात करें दक्षिण से, तो घाघरा नदी की यानी सरयू नदी की। तो यह देखिए मानसरोवर लेक बहुत सारी नदियों का क्या है, उद्गम स्थान है, ओके। तो मानसरोवर लेक के समीप भारचाचुंगर, मिनाद, राक्षस ताल, राकस ताल भी कहीं कहीं लिखा होता है, क्या लिखा होता है, राकस ताल, वहां से निकलती है कौन, घाघरा नदी, ओके। कौन निकलती है, घाघरा नदी, ओके। प्रदेश में जहाँ से होकर बहती है, नेपाल, उत्तर प्रदेश स्पेशली। लंबाई 1080 किलोमीटर, लंबाई 1080 किलोमीटर। राप्ती, शारदा, छोटी गंडक, ये इनकी सहायक नदियाँ हैं, और सबसे ज़्यादा पानी लेके बहने वाली नदी यही यही है। नेक्स्ट है शारदा नदी यानी काली नदी के नाम से जानी जाती है शारदा नदी। तिब्बत के सीमांत पूर्वी कुमायूं हिमालय जो है वहाँ से निकलती है, उसके निकट मिलाप हिमनद से क्या होती है, शारदा नदी बहती है। प्रमुख क्षेत्र जो है वो उत्तराखंड है, लंबाई है 480 किलोमीटर। सहायक नदी हैं धैर्या, लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा, ऊल, हिमनद, चौका, दहावर या सुहेली, ठीक है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, ओके। नेक्स्ट है चंबल नदी, मध्य प्रदेश के मऊ के समीप स्थित विंध्य पर्वतमाला के जनापाव पहाड़ियों से निकलती है। प्रदेश जहाँ से होकर बहती है यह है मध्य प्रदेश का धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर जनपद, मुरैना जनपद की उत्तरी सीमा, राजस्थान के कोटा, बूंदी, धौलपुर और जनपद से होते हुए
उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है। 966 किलोमीटर होती है। काली सिंध, सिप्ती, पार्वती, बनास, निवाज, चिपरा और दूधी ये इनकी सहायक नदियाँ हैं और ये जाके कहाँ मिलती हैं, गंगा नदी में मिलती है। ओके, स्वर्ण यानी स्वर्ण रेखा नदी जो है ना, स्वर्ण नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों, सोनभद्र की जनपद के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से भी बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। मध्य प्रदेश जहाँ से होकर बहती है, मध्य प्रदेश है सीधी और रीवा जनपद तथा बिहार के पालामऊ, औरंगाबाद और भोजपुर जनपद, ठीक है, से जाके मिलती है। कुछ पार्ट इसके पूर्वांचल के भी पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे हैं। लंबाई है 784 में। सहायक नदी है महानदी, बांस, कोफ्त, रिहंद, कांकरी, उत्तरी कोयल, कहार और घग्घर, ठीक है, ये इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट है बेतवा। बेतवा नदी रायसन जनपद मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के समीप विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। ओके, कहाँ होकर बहती है, भोपाल, विदिशा, गुना, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश तथा ललितपुर, झांसी, हमीरपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो नीचे का जो कुछ पार्ट है वो ये बहती हुई जाती है। लंबाई है 480 किलोमीटर। सहायक नदी हैं धसान और बीना, ठीक है, क्या है, धसान और बीना। अब हम लोग पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें या ताल के बारे में कि कौन कौन से झील हैं और कौन कौन से ताल यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं। जितने भी लाए हैं आपके लिए वो सब के सब इम्पोर्टेंट है, सभी के सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए वो सब पेपर जो आए हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे मैं आपके लिए जो टॉपिक है वन लाइनर वो मैं लेके आया हूँ। याद करने की कोशिश करिएगा, पढ़ने की कोशिश करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर। ओके, और फिर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपसे छूटेंगे नहीं, है ना। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अपने जहाँ जहाँ दे सकते हैं वहाँ शेयर करिए। नेक्स्ट है, तो हम लोग लेख देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है, पार्वती व अर्गा ताल कहाँ पे है, गोंडा में। जिगरो या सिरसी जलाशय, टांडा डरती ताल कहाँ पे है, मिर्जापुर में। ओके, नेक्स्ट है भोगे ताल व विशेथा ताल, रायबरेली में। भोगे ताल और विशेथा ताल कहाँ पे है, रायबरेली में। लिलौर झील है बरेली में। लिलौर झील कहाँ है, बरेली में। नेक्स्ट है रामगढ़ ताल, ये बड़ा फेमस है, रामगढ़ ताल या चिलुआ ताल कहाँ पे है, गोरखपुर में। आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, गोरखपुर बड़ा डिमांड में है। ओके, तो रामगढ़ ताल और चिलुआ ताल कहाँ पे है, गोरखपुर में। बखीरा झील कहाँ है, संत कबीर नगर में। बखीरा झील कहाँ है, संत कबीर नगर में। करेला और इंतौजा झील कहाँ है, लखनऊ में। करेला और इंतौजा झील कहाँ है, लखनऊ में। ओके, नेक्स्ट है नवाबगंज झील या कुंद्रा समुद्र कहाँ पे है, उन्नाव में। नवाबगंज पक्षी विहार भी है। तो नवाबगंज झील और कुंद्रा समुद्र कहाँ है, उन्नाव में। प्रयाग झील कहाँ है, बहराइच में। प्रयाग झील बहराइच में। बड़ा ताल कहाँ पे है, शाहजहाँपुर में। बड़ा ताल कहाँ है, शाहजहाँपुर में। ठिठोरी झील या मोरैया ताल कहाँ है, फतेहपुर में। बेती, अजगरा व नैया झील कहाँ है, प्रतापगढ़ में। सुरहा ताल बलिया में। सुरहा ताल कहाँ है, बलिया में। ओके, नेक्स्ट झील ही झील पढ़ रहे हैं हम लोग, जितने भी झील हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है कीमठ ताल कहाँ है, आगरा में। कीमठ ताल कहाँ है, आगरा में। शेख झील कहाँ है, अलीगढ़ में। मोती और गौल झील कहाँ है, रामपुर में। ओके, शुक्रताल, ठीक है, शुक्रताल कहाँ है, मुजफ्फरनगर में। रामताल मेरठ में, ये भी काफ़ी फेमस है, रामताल मेरठ में। नेक्स्ट भी बहुत फेमस है, गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में। गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में। अलवारा झील विदेशी पक्षियों के आगमन का स्थान है, ये कौसाम्बी में पाया जाता है। अलवारा झील विदेशी पक्षी के आगमन के लिए काफ़ी फेमस है, ये तरह तरह की पक्षियाँ पाई जाती हैं। कौन सा है, कौसाम्बी झील, है ना, कौसाम्बी में पाया जाता है ये। नेक्स्ट है बल हपारा, ये कहाँ है, कानपुर में। लक्ष्मी ताल, है ना, बरहासुगर और भुसेन शाह जलाशय झांसी में है। सागर ताल बदायूं में है। औंधी ताल, ये भी बड़ी फेमस है, औंधी ताल कहाँ है, वाराणसी में। औंधी ताल कहाँ है, वाराणसी में। राजा का बांध लौधी या भोजपुर ताल कहाँ है, सुल्तानपुर में, ठीक है। राजा का बांध एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, राजा का बांध कहाँ है, सुल्तानपुर में। नौह झील कहाँ है, मथुरा में। नौ झील कहाँ है, मथुरा में। ओके, नेक्स्ट दरवल झील फैजाबाद में। दरवन झील कहाँ है, फैजाबाद में। मदन सागर महोबा में। मदन सागर कहाँ है, महोबा में। भीखा झील कहाँ है, इटावा में। भीखा झील कहाँ है, इटावा में। सीताकुंड मिश्रित या चक्रकुंड नैमिष सीतापुर में है, ठीक है। नैमिष नारायण जो है जहाँ पे रह के कथा सुनाया गया था, बड़ा फेमस है, वो कहाँ है, सीतापुर में। सीताकुंड भरतकुंड कहाँ पे है, अयोध्या में। ये काफ़ी, ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सीताकुंड या भरतकुंड कहाँ पे है,
अयोध्या में। ओके, नेक्स्ट है राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड और मानसी गंगा कुंड कहाँ है? गोवर्धन मथुरा में। ठीक है, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड और मानसी कुंड कहाँ पे है? गोवर्धन मथुरा में। नेक्स्ट है कोकिला कुंड, कृष्ण कुंड कहाँ पे है? कोकिला वन मथुरा में। पंगेली फुलहर या गोमती ताल पीलीभीत में, ये भी काफ़ी फेमस है। पंगेली फुलहर या गोमती ताल पीलीभीत में है। गोमती ताल लगा के आ जाते हैं हम लोग लखनऊ के आसपास का क्षेत्र, लेकिन ऐसा नहीं है। कहाँ पे है ये? पीलीभीत में, वहीं से निकलती है। नेक्स्ट है दहरा झील, बिजवान झील हरदोई में है। देवरिया ताल कन्नौज में है। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल। ओके, टूरिस्ट प्लेस देखते हैं यूपी के कि कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस हैं जो यूपी में पाए जाते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं मथुरा को। मथुरा में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस हैं, जैसे है कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, विश्राम घाट, केसी घाट, बांके बिहारी मंदिर, गोविंद देव मंदिर, मदन मोहन मंदिर, रंगनाथ जी मंदिर, इस्कान मंदिर, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, राधा कुंड, संकेत, हरिदेव जी मंदिर, दाना घाटी, ब्राह्मण घाट, दाऊजी का मंदिर और प्रेम मंदिर। ओके, जिसमें से 2-3 बार पूछा चुका है कि द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पे स्थित है। द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ है? मथुरा में। ओके, द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ है? मथुरा में। रंगनाथ जी मंदिर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कहाँ पे है? तो यह है मथुरा में। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है इलाहाबाद। इलाहाबाद में क्या है? इलाहाबाद सबसे फेमस जो है वो है संगम, है ना। इलाहाबाद का सबसे फेमस क्या है? संगम। नेक्स्ट है गुरावली घाट, अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद किला, कड़ा, अशोक स्तंभ, स्वराज भवन, आनंद भवन, गढ़वा, हनुमान मंदिर, इलाहाबाद संग्रहालय। तो ये सब जो है वो इलाहाबाद के टूरिस्ट प्लेस हैं, और जिसमें सबसे फेमस तो संगम है और दूसरा क्या है? अशोक स्तंभ। ठीक है, तो अशोक का स्तंभ कहाँ से प्राप्त है? तो पहला तो इलाहाबाद है, दूसरा मेरठ में भी है जो कि दिल्ली में ले जाया जा चुका है ना। तो इलाहाबाद में भी है, तो इलाहाबाद वाला टूरिस्ट प्लेस पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है गाजियाबाद। गाजियाबाद से क्या क्वेश्चन आता है? गाजियाबाद में क्या क्या है? तो गाजियाबाद में गढ़मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, ओके, गंगा मंदिर, मीराबाई की रेती, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मीराबाई की रेती कहाँ है? गाजियाबाद में। ब्रज घाट, झारखंडेश्वर महादेव, कल्याणेश्वर महादेव का मंदिर, ये सब कहाँ पे है? गाजियाबाद में। ओके, नेक्स्ट वाराणसी, है ना। क्या है? वाराणसी में सबसे इंपॉर्टेंट विश्वनाथ मंदिर, है ना। भारत माता मंदिर को कई बार पूछ चुका है। भारत माता मंदिर कहाँ पे है? तो ये कहाँ है? वाराणसी में। दूध का कर्ज मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, साक्षी गणेश मंदिर, काशी विशालक्ष्मी मंदिर, केदारेश्वर मंदिर, विष्णु चरण पादुका मंदिर है, भैरव मंदिर है, सीता मंदिर है, मार्कंडे महादेव मंदिर है, विंध्याचल मंदिर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, भारतीय कला भवन वाराणसी। ये जो भारतीय कला भवन है ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि भारतीय कला भवन कहाँ पे है, ऑप्शन दे देता है। अक्सर हम लोग इलाहाबाद मान के आते हैं क्योंकि ललित कला भवन वहाँ पे है, तो ऐसे नहीं करना है। भारत कला भवन कहाँ पे है? वाराणसी में। तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम सारनाथ को देख लेते हैं एक बार। सारनाथ में क्या है? सारनाथ का संग्रहालय है, अशोक स्तंभ का धर्म राज्य का स्तूप है यहाँ पे। ओके, स्तूप कौन सा है? अशोक स्तंभ है जो धर्म राज्य का स्तूप कहलाता है। मूल ग्रंथ कुटी विहार है, चौखंडी स्तूप है, डियर पार्क है, घमेद स्तूप है यहाँ पे। याद है कि सारनाथ में बौद्ध ने सबसे पहले, बुद्ध ने क्या दिया था? उपदेश दिया था, तो वहीं उपदेश पे चौखंडी स्तूप है वहाँ पे। ओके, चौखंडी स्तूप है वहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग जौनपुर में क्या क्या है। जौनपुर में जो सबसे फेमस है वो है अटाला मस्जिद। क्या है? अटाला मस्जिद। दूसरा पूछ लेता है जामी मस्जिद, क्योंकि जामी मस्जिद अक्सर डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम सोचते हैं जामा मस्जिद को ही जामी मस्जिद लिख दिया है तो हम लगा के आ जाते हैं। ओके, तो ये जामा मस्जिद नहीं है, क्या पूछा है? जामी मस्जिद। तो ये जौनपुर में है। अटाला मस्जिद भी जौनपुर में है। झंझीरी मस्जिद भी जौनपुर में है। लाल दरवाज़ा मस्जिद ये भी जौनपुर में। तो ये कुछ जौनपुर के इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। नेक्स्ट मेरठ में। मेरठ में क्या क्या है? मेरठ में है पांडव किला, लक्षागृह, है ना। लक्षा की जो पांडवों के द्वारा बनाया गया था तो वो यहाँ पे है। शहीद स्मारक है, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय है, शाह पीर मकबरा है, सेंट जॉन चर्च है। सेंट जॉन चर्च ये भी पूछ लेता है, अक्सर हम लोग गोवा लगा के आते हैं। तो ये सेंट जॉन चर्च कहाँ पे है? मेरठ में है। नंगली तीर्थ, सूरज कुंड, ये भी कई बार पूछा है। सूरज कुंड हम लोग अक्सर गलती कर जाते हैं, कुछ लोग जो गलती कर जाते हैं लगा के राजस्थान आते हैं, लेकिन सूरज कुंड कहाँ है? मेरठ में, है ना। जामा मस्जिद, है ना, जो आबू मकबरा कहलाता है जामा मस्जिद का, वो कहाँ पे है? मेरठ में है। विक्टोरिया पार्क ये भी कहाँ है?
मेरठ में कालीपट्टन मंदिर, मेरठ में है पंजाब रेजिमेंट गुरुद्वारा, कंपनी बाग, माल रोड, शहीद स्मारक माल रोड, 20 शिलालेख, जैन श्वेतांबर मंदिर, हस्तिनापुर तीर्थ, रोमन कैथोलिक चर्च, द्रौपदी की रसोई, हस्तिनापुर अभ्यारण्य, सरधना, बेगम का महल और रेस कोर्स। ये सब कहाँ है? मथुरा में है। ओके, याद रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन अगर कंपनी बाग से आ जाए तो आप इलाहाबाद लगाएंगे, क्योंकि कंपनी बाग जो है इलाहाबाद वाला फेमस है ना। कंपनी जो है कहाँ का है? इलाहाबाद का फेमस है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग बहराइच में क्या क्या है। बहराइच में तो बहराइच में है क्या? चित्तूर झील है, जंगलीनाथ मंदिर है, सीता दोहर झील, कैलाशपुरी बांध, कतरनी अभ्यारण्य। ओके, तो यह देखिए हम यूपी का बताए भी हैं, यूपी का हम जितना भी पार्ट है सब कुछ बताएंगे। आप धैर्य से पूरा का पूरा वीडियो देखिए और समझिए। पूरा वीडियो यूपी का इसमें समाप्त है, पूरा यूपी समाप्त है, इससे ज़्यादा बाहर नहीं पूछा जाएगा। सीतापुर में फेमस है, सबसे फेमस है नैमिषारण्य। कई बार क्वेश्चन आया है नैमिषारण्य कहाँ है, तो नैमिषारण्य सीतापुर में। ओके, हर गाँव ललित देवी मंदिर, बिसवा बाड़ी, ये कहाँ है? सीतापुर में। नेक्स्ट फैजाबाद में देख लेते हैं हम लोग। फैजाबाद में है गुलाब बाड़ी, कलकत्ता किला, गुप्तार घाट, ऋषभदेव राजघाट उद्यान, ये सब कहाँ पे है? फैजाबाद में। ये टूरिस्ट प्लेस हम लोग देख रहे हैं कहाँ पे है। मिर्ज़ापुर में हम देख लेते हैं। मिर्ज़ापुर में जो फेमस है वो क्या है? टांडा जलप्रपात। ओके, टांडा जलप्रपात कहाँ है? मिर्ज़ापुर में। लोहरिया दह जो है वो भी मिर्ज़ापुर में है। नेक्स्ट कुशीनगर में निर्वाण स्तूप है, परिनिर्वाण मंदिर है, जहाँ बौद्ध जो बुद्ध हैं उनका परिनिर्वाण हुआ था, तो वहीं परिनिर्वाण मंदिर है, उसी के जस्ट बगल में निर्वाण स्तूप भी है। कुशीनगर से क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे नया क्या बनाया जा रहा है? हेलीपैड बनाया जा रहा है, हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अयोध्या में, कुशीनगर में ये सब जगह पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की बात हो रही है। नेक्स्ट है गोंडा में जमदग्नि कुंड है, दुखहरण नाथ मंदिर है, ये भी क्वेश्चन पूछा है एक बार, दुखहरण नाथ मंदिर कहाँ पे है? तो गोंडा में है, काफ़ी फेमस है ये। पृथ्वीनाथ मंदिर है। ओके, आगरा देख लेते हैं हम लोग। आगरा में क्या क्या है? आगरा में सबसे बड़ा चीज़ ताजमहल है ना, ताजमहल है। फतेहपुर सिकरी जो अकबर के द्वारा बनाया गया था, लाल किला है, जोधाबाई का महल, सिकंदरा, जामा मस्जिद, एतामुद्दौला का मकबरा, चीनी का रोजा, मेहताब बाग, दयाल बाग, आगरा में। ठीक है, ये सब के सब कहाँ पे हैं? आगरा में है। नेक्स्ट है लखनऊ हम सबका प्लेस, हमें पता ही है क्या क्या है, देख भी लेते हैं क्या क्या लखनऊ में है। घंटाघर है, चारबाग रेलवे स्टेशन है, छोटा इमामबाड़ा है, जामा मस्जिद है। ठीक है, देखिए जामा मस्जिद हर जगह दिख रहा है ना। जामा मस्जिद लगाना कहाँ है? जामा मस्जिद का कहाँ लगाना है? लखनऊ वाला या तो दिल्ली वाला, है ना। अगर यूपी से पूछे तो आप लखनऊ लगा सकते हैं, वरना दिल्ली। ठीक, पिक्चर गैलरी लखनऊ है, बड़ा इमामबाड़ा है, बनारसी बाग है, मोती महल है, रूमी दरवाज़ा है, रेसिडेंसी संग्रहालय है, कालका बंदा दीन है, डोडा है, प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट है, लाल बरादरी बटलर पैलेस है, लाल पुल है, छतर मंजिल है, अकबरी दरवाज़ा है और शेर दरवाज़ा है। ओके, तो लखनऊ में इतने पार्ट हैं जो लखनऊ के टूरिस्ट प्लेस के तौर पे आते हैं। नेक्स्ट हरदोई में देख लेते हैं। देखिए हर एक टूरिस्ट प्लेस हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है। हरदोई में है हरदोई पर्यटन, सांडी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, यहाँ पे याद करना है सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? हरदोई में है। श्रवण देवी मंदिर है, सर्वोदय आश्रम टंडियावाला है, विक्टोरिया भवन है, सकहरा शंकर मंदिर है, गांधी भवन है और हत्यारण तीर्थ है ना, हत्याहरण तीर्थ है। नेक्स्ट कौशाम्बी का शीतला माता मंदिर है। कौशाम्बी में क्या है? शीतला माता मंदिर है। बुलंदशहर में बिलोन मंदिर है, कर्णमास है, अहर है और सिकंदराबाद है। ओके, तो ये बुलंदशहर का पार्ट है। ओके, कानपुर में क्या है? राधा कृष्ण मंदिर है और कानपुर संग्रहालय है और फूलबाग है। ओके, तो ये कानपुर के हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के सिंबल यानी प्रतीक के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से प्रतीक हैं, इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहला प्रतीक जो है वो कौन सा है? राजकीय चिन्ह। क्या है? राजकीय चिन्ह है। इसमें क्या है? मछली है, तीर कमान है ना। इसमें एक वृत्त है जो ऊपर धनुष की तरह से बना है, बीच में बहती गंगा है, यमुना नदी के है और नीचे दाएं बाएं दो मछलियां हैं, है ना। ये दिख रहा है, ये हमारा प्रतीक है, उत्तर प्रदेश का प्रतीक है। यानी तीर धनुष है राम जी का प्रतीक, गंगा यमुना है हमारे जो जलधारा है वो है, दो मछलियां हैं जो अवध
के नवाब के बारे में दर्शाता है। ओके, तो ये जो है वो सबके बारे में जो चिन्ह है हमारा वो इस तरीके का चिन्ह है। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का साइन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन है? बारहसिंगा, है ना। कौन है? बारहसिंगा। अंग्रेजी में कहते हैं स्वैम्प डियर। क्या कहते हैं? स्वैम्प डियर। और वैज्ञानिक नाम है ये इसका रूसरवस डुआ ओसेली। ठीक है, क्या नाम है? रूसरवस डुआ ओसेली, इसका वैज्ञानिक नाम है। इस जीव की ऊंचाई है 130 से 135 सेंटीमीटर, वजन लगभग 180 किलोग्राम का है। औसत से सिंहों की औसत लंबाई जो है इसकी 75 सेंटीमीटर की होती है। ओके, तो कौन है हमारा राज्य पशु? बारहसिंगा। अगर राष्ट्रीय पशु की बात करें तो वो है टाइगर। ओके, तो ये पूछा क्या है? राज्य पशु। नेक्स्ट है राज्य मछली, क्या है? मोए। राज्य मछली कौन सी है? मोए, दिख रहा है? ये हमारे राज्य मछली है। इसका अंग्रेजी नाम है चीतल। ठीक है, अंग्रेजी में इसके क्या कहते हैं? मोए को चीतल। चीतल लिख के अक्सर आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, चीतल भी है। मोए और चीतल हमारी राज्य मछली है। वैज्ञानिक नाम है चितला। ठीक है, क्या नाम है? चिताला। यह भारत में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गोमती, गेरुआ, सतलज, केन, बेतवा एवं महानदी नदियों में पाई जाती है। इसकी अधिकतम लंबाई है 150 सेंटीमीटर एवं अधिकतम वजन है 14 किलोग्राम। याद रहेगा, ये हमारा क्या है? राज्य मछली है। अगर हम देश की बात करें तो देश में कौन सा है? तो देश में है, याद रखिए कौन सा देश में है, वो है गंगा डॉल्फिन, है ना। देश की जो ऊंचाई जलीय जीव है वो कौन सी है? गंगा डॉल्फिन। ओके, अब देख लेते हैं हम लोग क्या, राज्य पक्षी। राज्य पक्षी में कौन है? वो है सारस। कौन है? सारस, याद रहेगा। अब सारस है, इसका अंग्रेजी नाम क्या है? सारस यानी क्रेन। और वैज्ञानिक नाम है ग्रूस एंटीगोन। क्या है? ग्रूस एंटीगोन, याद रहेगा। इसकी जो लंबाई है या ऊंचाई है वो 6 फीट की होती है और 8 फीट तक पंखों का विस्तार होता है। 8 फीट तक क्या होता है? इनके पंखों का विस्तार होता है। ठीक, ये पंखों के विस्तार के साथ कद में उड़ने वाले पक्षी में सबसे ऊंची पक्षी है ये। सारस उत्तरी एवं केंद्रीय भारत, पाकिस्तान तथा नेपाल देश में पाए जाते हैं। ओके, तो इतने जगहों पे क्या है? ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम राज्य की वृक्ष देख लेते हैं। कौन सी वृक्ष है? अशोक है। राज्य वृक्ष कौन सी है? अशोक है, याद रहेगा। इसका अंग्रेजी नाम है अशोक और वैज्ञानिक नाम है सराका अशोका। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अशोक कहते हैं और वैज्ञानिक नाम है सराका अशोका। स्थानीय भाषा में इसे सीता अशोक भी कहा जाता है। सामान्यतः यह वृक्ष सघन छत्र होने के कारण उद्यानों, मार्गों के किनारे, आवास परिसरों में व मंदिरों में लगाए जाते हैं। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट है राज्य पुष्प। कौन सा है? पलाश। देखिए कुछ इस तरह का पलाश होता है। तो राज्य पुष्प क्या होते हैं? पलाश। इसे ढाक भी कहते हैं, टेसू भी कह देते हैं कहीं कहीं पे। तो अगर ऑप्शन में पलाश, ढाक या टेसू में से कोई भी है तो तीनों ही नाम क्या हैं? पलाश के ही हैं और ये राज्य पुष्प हैं। इसका अंग्रेजी नाम है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोर्नास्पर्मा। ठीक है, एक बार यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि कौन सा हमारा राज्य पुष्प है और नाम पलाश, ढाक और टेसू ना देके क्या दे दिया था? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, वैज्ञानिक नाम है। इसके 1.5 से 2 इंच आकार की नारंगी लाल रंग के पुष्प फरवरी से मार्च के मध्य निकलते हैं। याद रहेगा। तो ये है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख अनुसूचित जनजातियां के बारे में। तो जनजातियों के बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जनजातियां हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं। अच्छा, 2 और भी राज्य चिन्ह होते हैं। एक्चुअली दोनों राज्य और राष्ट्र दोनों सेम हैं, इसलिए इससे क्वेश्चन नहीं पूछता। तो जो फल हैं, फल है ना, फ्रूट्स जो हैं वो दोनों के आम हैं, यानी राजकीय प्रतीक भी आम है और राष्ट्रीय प्रतीक भी आम है। ठीक है, और खेल की बात करें तो राज्य खेल भी हॉकी है और राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। ओके, तो ये दोनों जो है वो सेम है, इसलिए क्वेश्चन इससे नहीं बनते। चलिए देखते हैं हम लोग अब उत्तर प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जनजातियों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इससे इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर अनुसूचित जनजातियों से क्वेश्चन आ जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जनजाति हैं वो कौन कौन सी हैं? वो हैं बुक्सा, थारू,
राजी, जौनसारी, खरवार, महिगिर, गोंड, राजगोंड, सहरिया, पहरिया, बैंगा, पंखा, ओझा, धुरिया, नायक, पथारी, अगरिया, पटारी, चेरो, भूइया आदि। ओके, तो ये जो पार्ट है, ये जो जातियां हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक, तो याद रखिए यहाँ पे जो सूचीबद्ध जनजाति है वो 12 पाई जाती हैं। जो सूची में है, भारत सरकार की सूची में है, वो कितनी जनजातियां हैं? 12 हैं। याद रहेगा सबसे बड़ी जो जनजाति है वो कौन सी है? थारू। सबसे बड़ी जो जनजाति है उत्तर प्रदेश की वो कौन सी है? थारू। याद रहेगा जो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? लखीमपुर में। ठीक, लखीमपुर में पाई जाती है। और अगर हम बात करें सबसे छोटी जनजाति की तो वो है बनरावत। याद रहेगा सबसे छोटी जनजाति जो है वो कौन सी है? बनरावत। ठीक है, अगर इसी में क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक जनजातियां जो है वो कहाँ पाई जाती हैं, तो याद रखिए सर्वाधिक जनजातियां जो हैं उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। कहाँ पे? सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं, है ना। जनसंख्या और प्रतिशत दोनों में सोनभद्र जिले में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। सर्वाधिक वन भी यहीं पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक जनजातियां भी यहीं पाई जाती हैं। चलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं थारू जनजाति के बारे में। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एवं तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। तराई क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में। तो ऊपर से लेके पूरा गोरखपुर तक ये फैले हुए हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थारू जनजाति की ही है यूपी में। यूपी में सबसे ज़्यादा संख्या थारू जनजाति की होती है। और मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? लखीमपुर यानी तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लखीमपुर में बड़े पैमाने पे पाए जाते हैं। ओके, ये किरात वंश के क्या कहते हैं अपने आप को? किरात वंश तथा कई उपजातियों में विभाजित हैं। कुछ विद्वानों ने के विचार से थार का तात्पर्य है मदिरा और थारू का अर्थ है मदिरा पान करने वाला। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं। चूंकि ये मदिरा का सेवन पानी की तरह करते हैं अतः थारू कहलाते हैं। याद रहेगा कुछ विद्वान इसको कहते हैं कि मदिरा का सेवन ये पानी की तरह करते हैं, इसीलिए इसको थारू कहते हैं। तो ये याद रखिए ये किस वंश से हैं? किरात वंशी हैं ये। स्वयं को बोलते हैं, किरात का मतलब होता है शिव का प्रतीक। क्या मतलब होता है? शिव का प्रतीक। तो शिव को ही ये मुख्य भगवान के रूप में मानते हैं। क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस त्योहार को ये शोक के रूप में मनाते हैं? तो दीपावली को ये शोक के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन भी कई बार आया है कि कौन सी जनजाति है जो दीपावली के समय में शोक मनाती है, तो वो है थारू जनजाति। शोक नहीं है, उनका एक स्टाइल है, उसका एक तरीका है जो इस तरीके की दीपावली मनाते हैं, तो ये है। ठीक है, तो दीपावली को शोक की तरह मनाते हैं। इनका प्रमुख त्यौहार अगर बात करें तो वह है बजहर। क्या है? बजहर, जो वर्षा ऋतु में मनाए जाते हैं। पेड़ लगाया जाता है, इसमें क्वारंटीन करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बजहर एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे अगर कहें तो ये अपने पेड़ लगाया जाता है, पहली बात। दूसरा चीज़ है एक दूसरे से क्वारंटीन रहते हैं, जो आजकल कोरोना में सब लोग रह रहे हैं, तो इनका एक त्यौहार ही यही है। ओके, अच्छा विवाह यहाँ पे कैसे हो जाता है? ओढ़नी ओढ़ा के पक्का कर दिया जाता है, यानी ओढ़नी ओढ़ा दिया, आप समझ जाओ उनका विवाह तय हो गया। तो इस तरीके का यहाँ पे काम होता है ना। तो ये है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट जनजाति कौन सी है। थारू जनजाति में कुछ और भी पार्ट है जो हम लोग देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। थारू जाति के लोग कद में छोटे, चौड़े, मुखाकृति और पीले रंग के होते हैं। पुरुषों से स्त्रियां कहीं अधिक आकर्षक और सुंदर होती हैं। ओके, थारू पुरुष लंगोटी की भांति धोती लपेटते हैं और बड़ी चोटी रखते हैं, जो हिंदुत्व का प्रतीक है। थारू स्त्रियां रंगीन लहंगा, ओढ़नी, चोली और बूटेदार कुर्ता पहनती हैं, तो ये पहचान है उनकी। ओके, थारू जाति के लोग अपने घर मिट्टी और ईंटों के नहीं बनाते। इनके मकान लकड़ी के इलट्ठों और नरकुलों के द्वारा बनाई जाती है ना। तो लकड़ी के लट्ठों और नरकुलों से बनाए जाते हैं। अब हालांकि इसमें चेंजेस आ रहे हैं, बहुत पैमाने पे इनके भी घर बनने जा रहे हैं, धीरे धीरे अस्थायी होते जा रहे हैं ये। थारुओं का भोजन मुख्य रूप से चावल है, मछली, दाल, गाय, भैंस का दूध, दही और जंगल के अखेट किए जंतुओं का मांस भी खाते हैं। ये सुअर और मुर्गी पालते हैं और उनका मांस और अंडे का भी प्रयोग करते हैं। थारू द्वारा बजहर नामक त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली को ये शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं, अभी मैंने बताया भी है। थारू जनजाति द्वारा होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य की जाती है। कौन सी नृत्य? खिचड़ी नृत्य की जाती है। या देखिएगा खिचड़ी नृत्य की जाती है, कब की जाती है? होली के मौके पे।
थारू जनजाति के लोगों में बदला विवाह प्रथा या 3 टिकटी विवाह प्रथा प्रचलित है। थारू में दोनों पक्षों से विवाह तय हो जाने की पक्की पोड़ी कहा जाता है। यानी दोनों पक्षों से विवाह तय हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? पक्की पोड़ी, है ना? क्या कहते हैं? पोड़ी पक्की हो गई भैया, शादी हो गई। ओके, ओढ़नी ओढ़ा के शादी तय हो जाती है। उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया, ताकि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा सके और वो जो पुरानी प्रथाएं हैं वो थोड़ी सी चेंज हो। तो ये थी क्या? यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है थारू। नेक्स्ट है बुक्सा। बुक्सा बुक्सा तथा भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करती है। ओके, याद रहेगा बुक्सा। बुक्सा जनजाति के लोगों का कद और आंख छोटी होती है, उनके पलके भारी, चेहरे चौड़े और नाक चपटी होती हैं। कुल मिलाकर इनका संपूर्ण चेहरा ही चौड़ा दिखाई देता है। जबड़े मोटे और निकले हुए तथा दाढ़ी और मूछ घनी और बड़ी होती हैं। ओके, याद रखिए बुक्सा पतवार वाले लोग कहलाते थे। क्या कहलाते हैं? पतवार वाले लोग। और ये अपने आप को राजपूत कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? राजपूत के वंशज कहते हैं बुक्सा, यानी लड़ाकू होते हैं, है ना? याद रखिए निवास जो है वो कहाँ पे है? बिजनौर में। निवास कहाँ पे है? बिजनौर में। ओके, ये गोत्र में यानी वर्णों में 4 परंपराओं को मानते हैं, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, नाई और यादव होते हैं। ओके, तो ये क्या मानते हैं? 4 वर्णों को मानते हैं। गोत्र को ये भी यह मानते हैं। तो 4 जो वर्ण है उसको, जैसे हम लोग जो 4 वर्ण है उसमें कौन कौन मानते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण मानते हैं। और ये कौन कौन से मानते हैं? राजपूत, ब्राह्मण, नाई एवं यादव। ठीक है, राजपूत, ब्राह्मण, नाई एवं यादव, इसको ये मानते हैं। हो गया। तो बुक्सा लोग की प्रमुख रूप से हिंदी भाषा बोलते हैं। इनमें जो लोग लिखना पढ़ना जानते हैं वे देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। ओके, इनका मुख्य भोजन मछली व चावल है। इसके अलावा ये लोग मक्का व गेहूं के रोटी और दूध दही का प्रयोग करते हैं। इन लोगों में बंदर, गाय और मोर का मांस खाना वर्जित किया गया है। ओके, किसका वर्जित किया गया है? बंदर, गाय और मोर का मांस ये नहीं खाते, बाकी सब वो खा सकते हैं। बुक्सा पुरुष में कि जो वेशभूषा में धोती, कुर्ता, सदरी और सिर पर पगड़ी धारण करते हैं। नगरों में रहने वाले पुरुष गांधी टोपी, कोट, ढीली पैंट और चमड़े के जूते, चप्पल आदि पहनते हैं। स्त्री पहले गहरे लाल, नीले व काले रंग की छीट की जो ढीला लहंगा पहनती थी, वो चोली के साथ ओढ़नी सिर पर पहनती हैं। लेकिन अब स्त्री में साड़ी, ब्लाउज और स्वेटर, कारगिन और प्रचलन का सामान्य हो गया है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति का विकास परियोजना 1983 से 84 में प्रारंभ कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज करने में सामर्थ हो गए हैं। नेक्स्ट है जौनसारी जनजाति। ओके, हम लोग सभी जनजातियों के बारे में नहीं देखेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जनजातियाँ हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जौनसारी जनजाति हैं, जो जौनसारी समुदाय का मुख्य त्यौहार बिशु यानी बैसाखी, पंचई दशहरा, दियाई दिवाली, नुड़ाई ओड़ाई आदि ये हैं। ये दीपावली का 1 माह बाद मनाते हैं। ओके, जो ये त्यौहार हैं वो दीपावली के 1 माह बाद मनाते हैं। हारुल, रासो, घुमसू, झेला, झेई, तांदी, मरूज, पोड़ई आदि इनके प्रमुख नृत्य हैं। ओके, याद रहेगा जौनसारी का प्रमुख नृत्य ये है। नेक्स्ट है महिगिरी जनजाति, है ना? महिगिरी जनजाति, महिगिरी आदिवासी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करते हैं। कहाँ पे? बिजनौर जिले में मुख्यतः निवास करते हैं। महिगिरी जनजाति मछुआरे हैं तथा उन्हें से अपना संबंध बताते हैं। ठीक है, ये अपने आप को मछुआरे कहते हैं। मुस्लिम धर्म अपनाते हैं। याद रखिएगा जनजाति के लोग क्या हैं? इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं। ये महिगिरी जनजाति अपने ही समुदाय में विवाह करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा ऐसा जनजाति है जो अपने ही समूह में विवाह कर लेते हैं, तो वो कहें महिगिरी जनजाति। इन जनजाति के मुख्य व्यवसाय क्या है? मछली पकड़ना है। ठीक है, क्या करना है? मछली पकड़ना है। ओके, विवादों का निपटारा करने के लिए जो महिगिरी हैं वो क्या करते हैं? आपस में पंच के द्वारा काम करते हैं। और पंच को ये क्या कहते हैं? बादशाह। क्या कहते हैं? बादशाह। और इसका जो सहायक होता है उसे वजीर कह देते हैं। क्या कहते हैं? वजीर। ओके, नेक्स्ट खरवार जनजाति। ठीक है, खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में खरवार जनजाति निवास करती है। इनका मूल क्षेत्र बिहार का पलामू और 18 हजारी क्षेत्र है। खरवार जाति के लोग साधारणतः टेहून तक धोती, पंडी और सिर पर पगड़ी पहनते हैं। स्त्री साड़ी पहनती हैं। इनके आभूषण में हैकल, हंसुली, बाजूबंद, कड़ा, नथनी,
बरेखा, गोरिया या नंगा की माला आदि मुख्यतः है। खरवार जनजाति मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले आदिवासी हैं, जनजातियों की तालिका क्या क्या है। तो पहला है भूटिया, है ना, भूटिया है। दूसरा बुक्सा है, अभी भूटिया के बारे में पता है, मिर्ज़ापुर में रहते हैं ये। बुक्सा के बारे में मैंने बताया कि बुक्सा कहाँ रहता है ज़्यादातर। ओके, तो बुक्सा कहाँ है, बिजनौर ज़िले में, है ना। बुक्सा कहाँ है, बिजनौर ज़िले में सबसे ज़्यादा। जौनसारी, जौनसारी के बारे में भी मैंने बताया कि कहाँ निवास करते हैं, राजी, थारू। ओके, नेक्स्ट गोंड, गोंड कहाँ पे है, वाराणसी में, मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में, महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में, बस्ती में, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, हर जगह पाए जाते हैं ये, है ना। ये पूरे एरिया में पाए जाते हैं। खारवाड़, खरवाड़ है वाराणसी, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र जनपदों में। पहरिया, सोनभद्र जनपदों में। बैगा, सोनभद्र जनपद में। पंखा और पनिका, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जनपदों में, है ना। तो ये सब पाए जाते हैं। अगरिया, सोनभद्र जनपद में। पटारी, सोनभद्र जनपद में। चेरो, सोनभद्र और वाराणसी जनपदों में। याद रखिए सोनभद्र में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश का निम्न क्षेत्रों में प्रथम स्थान। किन किन जगहों पे ये प्रथम स्थान लिए हुए हैं उत्तर प्रदेश, इन जगहों में प्रथम स्थान है। तो कौन कौन जगह है जो यहाँ ये प्रथम स्थान पे है। तो याद रखिए सबसे पहले कुल पशुधन में ये प्रथम स्थान है, यानी पूरे भारत का सबसे ज़्यादा पशुधन कहाँ पे है, यूपी में है। कुल दुग्ध उत्पादन में भी ये पहले स्थान पे है। भाई पशु ज़्यादा है तो दुग्ध उत्पादन भी पहले नंबर पे होगा। आम उत्पादन में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। पूरे भारत का आम सबसे ज़्यादा यहाँ होता है। सबसे ज़्यादा आंवला उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में होता है पूरे जो इंडिया है उसमें। तो ये किस किस जगहों में ये प्रथम स्थान पे है ये मैंने दिखाया है, और इसका एक सीरियलवाइज तरीके से मैंने आपको दे रखा है। अगर अब ये चीज़ याद हो जाए तो आप समझ जाएंगे किस किस जगहों पे प्रथम स्थान है, आपको लगाने में दिक्कत नहीं होगी। तो आंवले उत्पादन में प्रथम स्थान है, कुल सिंचित क्षेत्र में प्रथम स्थान है, कुल नलकूप सिंचित क्षेत्र भी भारत में का सबसे ज़्यादा नलकूप क्षेत्र जो है वो भी उत्तर प्रदेश है, कुल नहर सिंचित क्षेत्र भी है उत्तर प्रदेश की। जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है, पता ही है जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है। बैंक की शाखाएं जो हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा बैंक की शाखाएं उत्तर प्रदेश में है, और डाकघर जो है वो भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भारत में है, और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। तो इन 10 चीज़ों में वो क्या है, भारत में यूपी नंबर 1 पोजीशन पे है। ओके, नेक्स्ट किस किस चीज़ में और आगे हैं, ज़रा हम लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड देख लें कि किस किस चीज़ों में नंबर 1 हुए हैं। तो आलू, आलू में नंबर 1 है। मसूर यानी जो दाल है मसूर का वो उसमें है। हल्दी में है। पिपरामिंट में पता ही है, बाराबंकी में पिपरामिंट बहुत पाया जाता है, तो पिपरामिंट में। कांच की बालू में के लिए भी फेमस है, डैशपोर के लिए फेमस है ना। रेल मार्ग, सबसे बड़ा रेल मार्ग जो कुल लंबाई है वो भी यूपी में ही है। राष्ट्रीय राजमार्ग का लंबाई जो है वो भी कहाँ है, यूपी में ही है। तो ये नंबर 1 प्लेस पे है। ओके, याद रहेगा। तो इन सब जगहों पे नंबर 1 प्लेसों पे है। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2 क्वेश्चन तो पक्का आ जाते हैं, है ना। 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन इससे जरूर आते हैं। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख शोध संस्थान जो है वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कौन कौन से है। सबसे पहले है सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है, सहारनपुर में। ओके, सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर। सेंट्रल आलू रिसर्च स्टेशन मेरठ, कई बार क्वेश्चन पूछा है, सेंट्रल आलू रिसर्च स्टेशन मेरठ। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा। ओके, नेक्स्ट है केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान प्रसार केंद्र खुर्जा, केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र खुर्जा। ओके, नेक्स्ट है नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल्स एडमिनिस्ट्रेशन जीबी नगर। ओके, कहाँ है, नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन जीबी नगर। नेक्स्ट है सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, कहाँ है, आगरा में। ओके, नेक्स्ट है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर में। नेक्स्ट है सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है, कानपुर में। ये भी कई बार पूछा है, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है,
कानपुर में। भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, ये भी कानपुर में, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में। ओके, नेक्स्ट, जेके कैंसर संस्थान कानपुर में। नेशनल बायो फर्टिलाइजर्स डेवलपमेंट सेंटर, ये भी कई बार पूछा है, गाजियाबाद में। नेशनल बायो फर्टिलाइजर्स डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे है? गाजियाबाद में। नेक्स्ट, कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ पे है? गाजियाबाद में। नेक्स्ट है भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर। ओके, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जतनगर, बरेली। नेक्स्ट है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, बरेली। ओके, तो केंद्रीय पशु और केंद्रीय पक्षी दोनों कहाँ पे है? इज्जतनगर, बरेली में। याद रहेगा, जो भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान है और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है, दोनों के दोनों कहाँ पे है? इज्जतनगर, बरेली में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली में। ओके, तो ये देखिए बरेली नहीं, ये क्या है? रायबरेली है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? रायबरेली में। पान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र महोबा में। कहाँ है? महोबा में। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा। नेक्स्ट है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र झांसी, ये भी कई बार पूछा है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? झांसी में है। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट है भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? भदोही। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? भदोही। केंद्रीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद। केंद्रीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इलाहाबाद। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इलाहाबाद। ओके, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? इलाहाबाद। ओके, या देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? इलाहाबाद। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ है? वाराणसी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च भी कहाँ है? वाराणसी में है। ये भी कई बार पूछा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में। हैंडलूम, वेजिटेबल, हथकरघा, ये सब कहाँ पे हैं? वाराणसी में। ओके, नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, यानी हम गन्ना रिसर्च, अगर हम बात करें कि गन्ना रिसर्च कहाँ पे करते हैं हम लोग, तो ये है लखनऊ में। ओके, गन्ना रिसर्च लिख के भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये देखिए कहाँ पे है? लखनऊ में। शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पे है? लखनऊ में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये भी लखनऊ में, यानी राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये है कहाँ है? लखनऊ में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलियोबैटिक बॉटनी, है ना, पैलियोबॉटनी, कहाँ पे है? लखनऊ में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी कहाँ पे है? लखनऊ में। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, वो भी कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? IIT लखनऊ। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, इसी तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ, ये भी कई बार आया हुआ है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है? लखनऊ में। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन कहाँ है? लखनऊ में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नोएडा में। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला कहाँ है? लखनऊ में। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला कहाँ पे है? लखनऊ में। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। ये जितने भी प्रशिक्षण संस्थान हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट है, वो इसमें से क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान लखनऊ। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ है? इलाहाबाद में। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु उद्योग विकास संस्थान कहाँ है? नोएडा में। ये भी क्वेश्चन पूछा है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु विकास जो संस्थान है वो कहाँ पे है? नोएडा में। ओके, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जो उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट हैं, पाए जाते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में है। भारत में
45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इनमें से 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं एवं कृषि मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक एक केंद्रीय विश्वविद्यालय आते हैं। इसमें से इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। तो यूपी का अगर सबसे पुराना विश्वविद्यालय देखें तो वो कौन है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और दुनिया मतलब भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ओके, तो यूपी का सबसे पुराना इलाहाबाद विश्वविद्यालय और भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। तो एक एक करके देखते कब है। पहला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, 1916 में स्थापित किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। दूसरा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, 1920 में, ठीक है, 20 में स्थापित किया गया था। ओके, नेक्स्ट है भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ। ये याद रखिए, ये सब केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, 1887 में है। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय के तौर पे इसे लाया गया था, लेकिन बाद में इसे राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, रायबरेली, 2013 में स्थापित किया गया है इसे। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, झांसी, 2014 में स्टैब्लिश किया गया है इसे, ठीक है। तो ये 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं अपने देश में, ठीक है, यूपी में। मतलब उत्तर प्रदेश के लघु और कुटीर उद्योगों के बारे में बात करते हैं हम लोग कि कौन कौन से लघु हैं और कौन कौन से कुटीर उद्योग यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन से उद्योग हैं। पहला है दरी निर्माण। कहाँ कहाँ होता है दरी निर्माण? जो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, दरी निर्माण का, वो कहाँ कहाँ होता है? बरेली में, आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में, मिर्ज़ापुर में और शाहजहाँपुर में। ओके, तो दरी निर्माण का काम कहाँ कहाँ होता है? बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्ज़ापुर और शाहजहाँपुर में। साबुन उद्योग कहाँ कहाँ होता है? साबुन उद्योग है कानपुर में, आगरा में, मोदीनगर में, गाजियाबाद में और मेरठ में। इन सब जगहों पे क्या होता है? साबुन उद्योग लगाया जाता है। गलीची निर्माण में आगरा, वाराणसी, भदोही और मिर्ज़ापुर में। जो रग वर्क है वो कहाँ कहाँ है? आगरा, वाराणसी, भदोही और मिर्ज़ापुर में। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा और गाजियाबाद फेमस है। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए कहाँ है? खुर्जा और गाजियाबाद फेमस है। तो ऐसा ही पूछ लेता है कि चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं निम्न में से कहाँ, डैश करके दे देगा, आपका लगाना होगा खुर्जा। खुर्जा कई बार पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट दिया सलाई उद्योग जो है वो कहाँ पे है? तो बरेली, सहारनपुर, इलाहाबाद, मेरठ और रामपुर दिया सलाई उद्योग के लिए है। दिया सलाई उद्योग डैश करके लिख देगा कहाँ है, या ये पूछ देगा या इनमें से किस जगह पे नहीं है, तो याद रखिए कौन से है? बरेली, सहारनपुर, इलाहाबाद, मेरठ, रामपुर। टॉर्च निर्माण के लिए लखनऊ है ना। रंग, रोगन और वर्निश निर्माण के लिए कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, मोदीनगर, बरेली, लखनऊ है। ओके, कंबल निर्माण के लिए मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद, लाबड़ या मेरठ, ठीक है, मेरठ में है। याद रखिए नजीबाबाद में सबसे ज़्यादा कंबल निर्माण होता है। नेक्स्ट हथकरघा सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पे है? मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, टांडा, मगहर, मऊ, मुबारकपुर। हथकरघा सूती वस्त्र है। नल के पाइप यानी इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ में। सिगरेट निर्माण सहारनपुर और गाजियाबाद में। ओके, सिगरेट निर्माण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सहारनपुर में। औषधि निर्माण कानपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर में। लकड़ी का फर्नीचर हाथरस में, वाराणसी में, सहारनपुर में और बरेली में, ठीक है। लकड़ी का फर्नीचर कहाँ होता है? हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर और बरेली में। ओके, नेक्स्ट औषधि निर्माण कानपुर, झांसी, लखनऊ और सहारनपुर। औषधि निर्माण में क्या होगा? कानपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर। लकड़ी का फर्नीचर हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर और बरेली। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर और नगीना में होता है। लकड़ी के खिलौने लखनऊ और वाराणसी में होते हैं। पीतल और कलई के बर्तन वाराणसी, मिर्ज़ापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, अतरौला, मुरादाबाद, शामली, हापुड़ और बड़ौदा में होता है। ओके, नेक्स्ट खेल के सामान के लिए आगरा और मेरठ फेमस है। खेल के सामान के लिए आगरा और मेरठ फेमस है। बर्तनों पर कलई और नक्काशी करने के लिए मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर फेमस है। बेत में जो छड़ियाँ होती हैं वो बरेली में बनता है ना। छड़ियाँ जो होती हैं वो बेत में, वो कहाँ होती है? बरेली में। लोहे की बॉट जो बनाने हैं वो है सहारनपुर और आगरा में बनता है। ओके, तो ये कुछ क्या थे? उद्योग थे हमारे। पीतल की मूर्तियाँ, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। पीतल की मूर्तियाँ कहाँ बनती है? मथुरा में। कहाँ बनती है? मथुरा में ब्रॉस आइडल बनता है। इत्र व सुगंधित तेल जो है वो कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ और इलाहाबाद में बनते हैं। कन्नौज इसके लिए फेमस है, इत्र और सुगंधित तेलों के लिए। ओके, जरी व चिकन पर गोटे का काम के लिए लखनऊ और वाराणसी में, जहाँ लखनऊ क्या है? फेमस है चिकन के लिए। ओके, नेक्स्ट पीतल के ताले, सरौता, चाकू, कैंची, छुरे ये कहाँ पे बनते हैं? हाथरस में, मथुरा में, अलीगढ़ और मेरठ में, ठीक है। तो अलीगढ़ ताले के लिए फेमस होता है, बाकी हाथरस, मथुरा, मेरठ जो है पीतल के ताले और सरकोत चाकू के लिए फेमस है। नेक्स्ट है बिस्कुट के लिए मोदीनगर, आगरा व अलीगढ़ फेमस है। मिट्टी के खिलौने
आगरा में फेमस है। ओके, टेराकोटा जो अगर कहें तो टेराकोटा भी क्या है, आगरा में फेमस है, गोरखपुर में फेमस है। मिट्टी के खिलौने आगरा में। हाथ के कागज बनाना मथुरा, कल्पी, कागजी सराय, इत्र व सुगंधित तेल, ठीक है, इन सब जगहों पे। कन्नौज और गाजीपुर में फेमस है हाथ के कागज के लिए, है ना, फेमस है ये। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के पार्क एवं एंड सिटी, और पार्क देख लेते हैं हम कौन कौन से पार्क हैं, कौन कौन से सिटीज़ हैं यहाँ पे। तो देखते हैं, सबसे पहला फेमस नॉलेज पार्क कहाँ पे है, ग्रेटर नोएडा। यानी कौन सा सिटी को कौन सा पार्क कहते हैं, तो ग्रेटर नोएडा को क्या कहते हैं, नॉलेज पार्क। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क किसको कहते हैं, बंथरा उन्नाव को। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क किसको कहते हैं, बंथरा उन्नाव को। एयर रेल एवं हौजरी पार्क किसको कहते हैं, कानपुर को। ट्रेनिंग सेंटर गाजियाबाद और कानपुर को कहते हैं। ट्रेनिंग सेंटर किसको कहते हैं, गाजियाबाद और कानपुर को। निकिंडा सिटी क्या है, निकिंडा सिटी किसको कहते हैं, कानपुर और उन्नाव के बीच वाले हिस्सा को, ठीक है, निकिंडा सिटी कहते हैं। प्लास्टिक सिटी कहते हैं कानपुर और जौनपुर को। प्लास्टिक सिटी क्या कहते हैं, कानपुर और जौनपुर को। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट है साइंस सिटी किसको कहते हैं, लखनऊ को। याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। साइंस सिटी किसको कहते हैं, लखनऊ को। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं नोएडा व आगरा को। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको कहते हैं, नोएडा और आगरा को। अगर हम भारत में देखें तो किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, बेंगलोर को। उसी तरह यूपी में हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको कहते हैं, नोएडा और आगरा को। टॉस सिटी कहते हैं ग्रेटर नोएडा को। ओके, साइबर सिटी कहते हैं कानपुर को। याद रखिएगा, साइबर सिटी किसको कहते हैं, कानपुर को, है ना। लेदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, ये कौन सा है, आगरा। ओके, नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ये भी कई बार पूछा है, कौन है, लखनऊ। जैव प्रौद्योगिकी पार्क कौन है, लखनऊ। ओके, याद रहेगा। राज्य स्तरीय सोलर पार्क, है ना, ये भी कौन है, लखनऊ को कहते हैं। मेमोरी लैब, मेमोरी लैब क्या है, लखनऊ को कहते हैं। हेरिटेज सिटी किसको कहते हैं, आगरा और लखनऊ को, ठीक है, क्या है, आगरा और लखनऊ को हेरिटेज सिटी कहते हैं। हेरिटेज है भी, आगरा में भी ताजमहल, लाल किला जैसे हेरिटेज है, उसी तरह लखनऊ में भी इमामबाड़ा जैसे बहुत सारे हेरिटेज हैं यहाँ पे। इको नॉलेज पार्क, ये कई बार पूछा है, ये खुसरोबाग इलाहाबाद को कहते हैं, है ना, खुसरोबाग इलाहाबाद या इटावा को इको नॉलेज पार्क कहते हैं। इको नॉलेज पार्क में इलाहाबाद फेमस है। ट्रैफिक पार्क कानपुर को कहते हैं। ट्रैफिक पार्क कानपुर को, काफ़ी ट्रैफिक होने की वजह से। नेक्स्ट लायन सफारी पार्क इटावा, ये भी कई बार पूछा है और नया नया है इसलिए कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन। लायन सफारी पार्क जो है वो किसको कहते हैं, इटावा को। ओके, नेक्स्ट चिल्ड्रन टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में। ओके, चिल्ड्रन टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में। देखिए, इतने क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा कि इससे बाहर जाएगा ही नहीं। तो अगर हम सिर्फ इसको पढ़ लें तो यूपी से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ओके, नेक्स्ट भीमराव बहुजन नायक पार्क लखनऊ, जैसे भीमराव अम्बेडकर पार्क कहते हैं, भीमराव बहुजन नायक पार्क लखनऊ। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है, लखनऊ में। ओके, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा संस्थान नोएडा। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा संस्थान कहाँ है, नोएडा। एग्रो पार्क वाराणसी बाराबंकी में, वही बहुत बार पूछा है। एग्रो पार्क कहाँ है, वाराणसी व बाराबंकी यानी वाराणसी में। महिला उद्यमी पार्क क्या है, महिला उद्यमी पार्क कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में। महिला उद्यमी पार्क कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में। मेगा फूड पार्क कहाँ पे है, जगदीशपुर अमेठी। मेगा फूड पार्क कहाँ है, जगदीशपुर अमेठी। डिस्कवरी पार्क कहाँ है, अमेठी में। डिस्कवरी पार्क कहाँ है, अमेठी में। प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क नोएडा, इलाहाबाद, मुरादाबाद, आगरा, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क इतनी जगहों पे है। फेमस कहाँ है, नोएडा, है ना, फेमस कौन सा है, नोएडा वाला, लखनऊ, ठीक है। इन दोनों ही ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क कहाँ है, SBTI कानपुर में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क कहाँ है, HBTI कानपुर में। कांसीराम ग्रीन इको गार्डन फेमस है, कौन कहाँ है, लखनऊ में है। लोहिया पार्क सबको पता है, लखनऊ में है। खेल गांव कई बार पूछा गया है, खेल गांव जब नया नया बनाया था, इलाहाबाद व आगरा में है। याद है, खेल गांव दिल्ली में भी है। ओके, तो क्योंकि खेल गांव वहाँ फेमस है इसलिए यूपी वाला भी फिर खेल गांव पूछ लिया। और यहाँ खेल गांव कहाँ है, इलाहाबाद व आगरा में है। और इलाहाबाद ज़्यादा फेमस है क्योंकि नया नया बनाया गया है। ग्रीन पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कानपुर में है। नेशनल स्पोर्ट अकादमी, ये भी कई बार पूछा है, नेशनल स्पोर्ट अकादमी जो है वो कहाँ है, इलाहाबाद में। ओके, याद रहेगा।
एग्रो प्रोसेसिंग जोन कृषि पार्क कहाँ है? लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ व सहारनपुर में। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कृषि पार्क कहाँ है? लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ व सहारनपुर में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे, इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जिसको उपनाम दिया गया है। किस किस उपनाम से जानते हैं, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, यूपी से हम आपको कहीं छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पे। हर एक जगह पे हर एक पॉइंट जहाँ से पूछा जाता है वो सब के सब आपके लिए एक ही वीडियो में मैराथन में लेके आए हैं, और इसे महा मैराथन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उत्तर प्रदेश के, इससे देख लेते हैं हम लोग। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे पहला है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। कहाँ पे है? चंदौली में। कहाँ पे है? चंदौली में। क्षेत्रफल है 87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 1957 में इसे स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट, किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। 227 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बैठा है। कब हुआ? 1972 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट, कतरनिया वन्यजीव विहार कहाँ है? बहराइच में। कतरनिया वन्यजीव विहार कहाँ है? बहराइच में। ये ऐसे ही पूछ लेता है कि कहाँ पे है। ठीक है, क्षेत्रफल है 410 वर्ग किलोमीटर का। स्थापना हुआ 1976 में। रानीपुर वन्यजीव विहार है बांदा में। कहाँ पे है? बांदा में। 230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 1977 में इसकी स्थापना की गई रानीपुर वन्यजीव विहार की। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है ललितपुर में। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पे है? तो क्या लगाएंगे? ललितपुर में। ओके, क्या लगाएंगे? ललितपुर में। 5.40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। स्थापना हुई 1977 में। ओके, चंबल वन्यजीव विहार है आगरा व इटावा में। 635 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। कैमूर वन्यजीव विहार है। कैमूर वन्यजीव विहार है कहाँ पे? मिर्जापुर और सोनभद्र में। 510 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है कहाँ पे? मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर में। ओके, 2073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 1986 में स्थापित हुआ था। तो इसमें क्वेश्चन याद क्या करना है? याद करना है इसकी स्थान। ठीक है, नाम हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ है? मेरठ में, मुरादाबाद में, मुजफ्फरनगर में। तो जो स्थान है ये पूछा जाता है, यही इंपॉर्टेंट है और उसी को याद करना है। जैसे सुहागी वरवा वन्यजीव विहार कहाँ है? महाराजगंज में, है ना। सुहागी वरवा वन्यजीव विहार कहाँ है? महाराजगंज में। 428 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1987 में स्थापित किया था। सोहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ है? बहराइच एवं गोंडा में। ठीक है, सोहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ है? बहराइच एवं गोंडा में। 452 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 1987 में स्थापित किया गया है। कछवा वन्यजीव विहार है कहाँ? वाराणसी। कई बार क्वेश्चन पूछा है ये कहाँ पे है? वाराणसी में। 7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 1989 ओके 89 में स्थापित किया गया कछवा वन्यजीव विहार। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कई बार पूछा है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? पीलीभीत में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? पीलीभीत में। याद रहेगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? पीलीभीत में। 1089 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। स्थापना है 2008 में, नया नया बनाया गया है इसलिए याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के वन संसाधन नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या क्या वन संसाधन, कौन कौन से वन संसाधन है उत्तर प्रदेश के। ओके, तो वर्ष 1998 में राष्ट्रीय वन नीति लागू होने के साथ ही 1998 में ही उत्तर प्रदेश वन नीति लागू हो गई। ठीक है, 1998 में राष्ट्रीय वन नीति लागू होने के साथ साथ ही 1998 में ही उत्तर प्रदेश वन नीति भी लागू कर दी गई। ओके, तो उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को हुआ है। ओके, कब हुआ? 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया वन निगम की स्थापना। उत्तर प्रदेश में अधिकतम वनावरण वाला जिला सोनभद्र है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? सोनभद्र में। 2539 किलोमीटर क्षेत्र में 37.77% क्षेत्र जो है वो वन आच्छादित है। तो याद करिए, उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? सोनभद्र में। तो सोनभद्र में वन है तो आदिवासी जो जनजाति हैं वो भी सोनभद्र में। तो याद रखिए वन है, इसी वजह से जनजातियाँ भी सबसे ज़्यादा सोनभद्र में ही पाई जाती है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वनावरण जिला कौन सा है? सबसे कम जिला संत रविदास नगर। सबसे कम वन वाला जिला जो है वो कौन सा है? संत रविदास नगर। मात्र 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 0.30% जो एरिया है वही वन का है, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट है अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला। घटते क्रम में अगर हम देखें, है ना, अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला, तो सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पे है? सोनभद्र में। उसके बाद चंदौली, उसके बाद पीलीभीत में। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? सोनभद्र में, उसके बाद है चंदौली में, उसके बाद है पीलीभीत में। ओके, न्यूनतम बात करें, न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम है संत रविदास नगर में 0.03%, फिर है मैनपुरी में, फिर है देवरिया में। ये कम वन आच्छादित क्षेत्र हैं। ओके, नेक्स्ट
विरोजा और तारपीन तेल की प्राप्ति चीड़ के वृक्ष के राल से होता है। विरोजा और तारपीन का तेल जो है उसकी प्राप्ति चीड़ के वृक्ष के राल से होता है। तो ये क्या थे, ये कुछ वन आच्छादित क्षेत्र है। नेक्स्ट है, इसी में कत्था की प्राप्ति खैर वृक्ष से होती है ना। कत्था की प्राप्ति किससे होती है, खैर के वृक्ष से होती है। बीड़ी बनाने हेतु तेंदु वृक्ष के पत्तों का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है, बीड़ी बनाने हेतु किस पेड़ के पत्तों का प्रयोग होता है, तो वो होता है तेंदु वृक्ष के पत्ते का। इंडेंजर्ड इसमें आ गया है ये। रेलवे लाइन के स्लीपरों और इमारती लकड़ियों के रूप में साल, चीड़, देवदार और सागौन वृक्ष का उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना वर्ष कब से शुरू हुआ, 1976 से। ठीक है, जो वानिकी वर्ष है, योजना वर्ष है, वो 1976 से शुरू हो गया था। उत्तर प्रदेश में वनों को 1935 के राजकीय संपत्ति घोषित कर दिया गया था। याद देखिए, 1935 में वनों को राजकीय संपत्ति घोषित कर दिया गया था, जब रेलवे स्लीपर्स के लिए बहुत ज़्यादा पेड़ काट दिए गए, तब उसी वक्त 1935 में इसको क्या कर दिया गया था, राजकीय संपत्ति घोषित कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का आरंभ जुलाई 1952 में स्टार्ट हुआ। कब हुआ, जुलाई 1952 में वन महोत्सव स्टार्ट हुआ उत्तर प्रदेश में। 2007-8 से ऑपरेशन ग्रीन का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। ओके, कब से, 7-8 से ऑपरेशन ग्रीन का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है, ताकि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वन आवरण का जो क्षेत्र है वो बढ़ाएं, वन बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं, ये वाला कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में परिवहन एवं संचार। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से परिवहन है और कौन कौन से संचार हैं। उत्तर प्रदेश में जो सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन क्षेत्र हुआ वो 15 मई 1947 हुआ। ठीक है, कब हुआ, सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन जो हुआ वो 15 मई 1947 से प्रारंभ हुआ राष्ट्रीयकृत करना। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 8,483 किलोमीटर, जो इस संदर्भ में देश में प्रथम स्थान पे है। अभी बताया भी थे कि कहाँ पे प्रथम स्थान पे हैं, तो सड़क परिवहन राजमार्ग जो है उसमें हम लोग नंबर 1 पे हैं पूरे भारत में। तो कुल लंबाई कितनी है, 8,483 किलोमीटर, जो कि नंबर 1 स्थान पे है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के हिसाब से राजस्थान 7,886 किलोमीटर द्वितीय स्थान पे है। तो पहले स्थान पे कौन है, उत्तर प्रदेश। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश से 3 गुना बड़ा है, मतलब पहले नंबर पे राजस्थान और चौथे नंबर पे क्या है, उत्तर प्रदेश है। उसके बावजूद राजमार्ग में ये दूसरे स्थान पे है 7,886 किलोमीटर क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, संख्या 2 है। कौन सी है, संख्या 2 है, जो दिल्ली से कोलकाता तक जाती है, ये याद रखिएगा, संख्या 2 है। संख्या 7 है, जो इंडिया की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है। तो उत्तर जो हम बात करें भारत देश का, तो नेशनल हाईवे नंबर 7 सबसे बड़ा है। और अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे है नंबर 2, वो सबसे लंबा है दिल्ली से कोलकाता तक का। ओके, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले कुल 60 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ओके, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है। 22/10/2013 से प्रदेश के 13 महानगरों में रेडियो टैक्सी योजना प्रारंभ कर दी गई थी। 22/10/2013 से प्रदेश के कितने, 13 महानगरों में रेडियो टैक्सी योजना प्रारंभ कर दी गई है। ओके, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में परिवहन साधनों में सर्वप्रथम लोकप्रिय साधन सड़क परिवहन ही है। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे बस का ही प्रयोग करते हैं, सड़क परिवहन सबसे ज़्यादा फेमस है। हालांकि रेलवे परिवहन भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन 1 जून 1972 को किया गया था। लखनऊ योजना सड़कों के विकास से संबंधित है। ओके, लखनऊ योजना किससे संबंधित है, सड़कों के विकास से। यमुना एक्सप्रेसवे यानी ताज एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा जिलों से होकर गुजरता है। याद रखिएगा, जो यमुना एक्सप्रेसवे बनाया गया था, जिसे हम ताज एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा जिलों से होकर गुजरता है। ओके, नेक्स्ट है, 165.53 किलोमीटर लंबा यह मार्ग ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। कौन सा, यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे 165.53 किलोमीटर लंबा यह मार्ग किसको, ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ देता है। नेक्स्ट है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, वे आगरा से लखनऊ तक का निर्मित किया गया है। यानी एक यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे लखनऊ से लेके ग्रेटर नोएडा तक बहुत बढ़िया रास्ता बनाया है। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को आगरा से लखनऊ तक निर्मित किया गया है। 6 लेन वाला ये एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 302 किलोमीटर होगी और इसकी लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। ओके, ये एक्सप्रेसवे आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, हरदोई, उन्नाव एवं लखनऊ से गुजरेगा। ओके,
अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हवाई अड्डे हैं उत्तर प्रदेश के। तो ये हैं, पहला लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी बाबतपुर में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ में है। नाम इसका ये चेंज हो गया है, अब ये नाम हो गया है कौन, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से, अब अडानी एयरपोर्ट के नाम से ये फेमस है, अडानी के नाम से ये फेमस हो गया है लखनऊ एयरपोर्ट। नेक्स्ट है सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद, चकेरी हवाई अड्डा अहिरवा कानपुर में। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट बमरौली हवाई अड्डा इलाहाबाद में है, फैजाबाद एयरपोर्ट है फैजाबाद में, ललितपुर हवाई अड्डा है ललितपुर में, खैरिया हवाई अड्डा आगरा में, बाबा गोरखनाथ हवाई अड्डा है गोरखपुर में। याद रखिए, ये नया जो गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने वाला है वो इसी नाम से बनेगा। नागरिक हवाई अड्डा है कानपुर में, झांसी हवाई अड्डा भारतीय सेना एयरपोर्ट झांसी के लिए है, बरेली हवाई अड्डा में बरेली, IIT कानपुर हवाई अड्डा कल्याणपुर हवाई अड्डा कानपुर में। ओके, तो ये जो कुछ फेमस हवाई अड्डे हैं, इसके साथ ही साथ कुछ निर्माणाधीन है जिसमें सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय कुशीनगर है जो बनने वाला है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा रायबरेली में, BR अम्बेडकर एयरपोर्ट मेरठ में, और ये जो है इसको तो याद कर लीजिएगा, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में ये बनने वाला है। ओके, बड़ी जोर शोर से योगी सरकार लगी हुई है। नेक्स्ट है एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल इटावा में, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे प्रस्तावित है, आगरा में, ये भी प्रस्तावित है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी बहुत जल्दी बनने वाला है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे, आगरा में, यानी आगरा, कुशीनगर और अयोध्या, ये तीनों जगह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का प्रावधान है। जेवई हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर, ये भी निर्माणाधीन है, ये भी बन रहा है। ओके, तो ये सब फेमस हवाई अड्डे हैं जो पूछे जा सकते हैं, और सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो अयोध्या और कुशीनगर वाला है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति, उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति विभाग के बारे में बात करें हम लोग, तो वर्ष 1911 में लखनऊ में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। कब, 1911 में, वर्ष 1911 में। याद रखिए क्या हुआ था, ये वर्ष 1911 में अगर भारत देश में बात करें तो दिल्ली राजधानी घोषित हुई थी। ओके, तो उस वक्त 1911 में ही राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई। 8 फरवरी 1962 को एक स्वायत्त कला संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में की गई। ये भी कई बार पूछा है, ललित कला अकादमी कहाँ है, तो ये कहाँ है, लखनऊ में। ललित कला अकादमी कहाँ है, लखनऊ में, और इसकी स्थापना हुई 8 फरवरी 1962 में एक स्वायत्त कला संस्थान के रूप में। डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे। डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के क्या हैं, प्रथम अध्यक्ष थे। 1997 में गैलरी डी आर्ट नाम से एक कला दीर्घा प्रारंभ किया गया, कहाँ पे, लखनऊ में ही। 1997 में गैलरी डी आर्ट नाम से एक कला दीर्घा प्रारंभ किया गया। ओके, नेक्स्ट, राज्य ललित कला अकादमी ने कला त्रैमासिक नाम से एक पत्रिका निकाली है ना। राज्य ललित कला अकादमी जो लखनऊ में है वो कला त्रैमासिक नाम से पत्रिका निकालती है। चित्रकार अमृता शेरगिल गोरखपुर की थी। भारत में उत्तर प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां फिल्म का सबसे बड़ा बाजार है। ओके, यानी कलाओं का इतना बड़ा बाजार कहीं नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में हम सबसे ज़्यादा फिल्में देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1998 में फिल्म उद्योग का दर्जा दे दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1998 में फिल्म उद्योग का दर्जा दे दिया था, फिल्मों को उद्योग का दर्जा दे दिया गया था। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 98 में फिल्मों को उद्योग का दर्जा दे दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली फिल्म नीति वर्ष 1999 में घोषित की थी। ओके, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार की स्थापना वर्ष 1949 में इलाहाबाद में सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के रूप में हुई थी। ओके, उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार की स्थापना वर्ष 1949 में इलाहाबाद में सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के रूप में किया गया था। 24 अक्टूबर 2000 को भातखंडे हिंदुस्तान संगीत विश्वविद्यालय की जो महाविद्यालय को विश्वविद्यालय घोषित कर देश में इस संस्थान को संगीत शिक्षा के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होने का गौरव प्रदान कर दिया। ओके, 24 अक्टूबर 2000 को भातखंडे हिंदुस्तान संगीत विश्वविद्यालय को। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी को की स्थापना 13 अक्टूबर 1963 को लखनऊ में किया गया। ओके, तो ललित कला अकादमी तो लखनऊ में है ही है, खास साथ ही साथ संगीत नाटक अकादमी जो है वो भी लखनऊ में है। 1963 में इसकी स्थापना भी
कहाँ हो गई? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ओके, 1975 में 1975 में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना भी लखनऊ में होती है। किसकी? भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना भी कहाँ होती है? लखनऊ में। भारतेंदु नाट्य अकादमी उत्तर प्रदेश शासन के सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। यानी सांस्कृतिक विभाग के तहत कल्चर को बढ़ाने का काम ये स्वायत्त तरीके से कर रहा है। अयोध्या सोच संस्थान अयोध्या या फैजाबाद की स्थापना 18 अगस्त 1986 को सांस्कृतिक विभाग को स्वायत्त शासी संस्थान के रूप में किया गया और इसी के तहत अयोध्या में एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी बनाया जा रहा है। ओके, धार्मिक लाइब्रेरी। उत्तर प्रदेश जैन शोध संस्थान लखनऊ की स्थापना वर्ष 1990 में सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन स्वायत्त शासी संस्थान के रूप में किया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संस्थान के रूप में 1988 और 89 में भी किया गया। ओके, नेक्स्ट संगीत है। उत्तर प्रदेश संगीत घराने इस प्रकार है। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से संगीत घराने हैं? आगरा घराना, फतेहपुर सीकरी घराना, बनारस घराना, सहारनपुर घराना, अतरौली घराना, किराना घराना। ये सब के सब क्या है? संगीत के धुरंधर घराने हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, तो शास्त्रीय संगीत एवं तबला वादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला बनारस घराना के प्रमुख संगीतकार कौन कौन थे हैं? यानी तबला और शास्त्रीय संगीत के एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला बनारस घराने के संगीतकार हैं कंठ महाराज, किशन महाराज, पंडित शामता प्रसाद मिश्र तथा पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र। ओके, तो ये याद रखिए। इसमें से एक किशन महाराज के बारे में पूछा गया था कि किशन महाराज किस घराने से संबंधित हैं, तो किशन महाराज किससे संबंधित हैं? बनारस घराने से। ओके, तो बनारस घराने से कौन कौन से हैं? कंठे महाराज हैं, किशन महाराज हैं, पंडित शामता प्रसाद हैं मिश्र हैं, पंडित राजन मिश्र हैं और पंडित साजन मिश्र हैं। वाजिद अली शाह के समय में कथक नृत्य एक एवं ठुमरी का विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। वाजिद अली शाह के समय में ही कथक नृत्य एवं ठुमरी विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र सांस्कृतिक शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। कई बार पूछा गया है कथक किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, तो वो कौन से राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। ओके, याद रहेगा। विख्यात अंतर्राष्ट्रीय सितार वादक पंडित रविशंकर रामपुर घराने के सितार वादक हैं। ओके, रविशंकर किससे हैं? रामपुर घराने के सितार वादक हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। उस्ताद अलाउद्दीन खां के ये क्या हैं? शिष्य हैं। और पंडित रविशंकर किससे संबंधित हैं? रामपुर घराने से। ओके, उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शहनाई वादक बांसुरी वादक उस्ताद स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां तथा हरिप्रसाद चौरसिया हैं। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं और बिस्मिल्लाह खां बनारस घराने से संबंध रखते हैं। बांसुरी वादक हैं ओके, हरिप्रसाद चौरसिया और बिस्मिल्लाह खां। तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे तथा उन्हें ध्रुपद शैली की गायिका में महारत हासिल था। ये तानसेन जो हैं ये भी यूपी उत्तर प्रदेश के हैं। अकबर के दरबार में रहते थे और ध्रुपद शैली की गायिका में महारत हासिल था इनको। ओके, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाला गांव में 1223 में हुआ था। ओके, अमीर खुसरो ने ईरानी संगीत रागों में प्रचलित भारतीय रागों का मिश्रण करके अनेक श्रुति मधुर रागों का आविष्कार किया था। खुसरो की ईरानी शैली की तरह कव्वाली तराना आदि शैलियों का प्रचलन किया गया था। ठीक है, यह देखिए कव्वाली का प्रचलन स्टार्ट जो है वो खुसरो ने किया था ईरानी शैली को तर्ज पे देते हुए। ओके, कव्वाली और तराना आदि शैली का प्रचलन किया था, याद रहेगा। खुसरो ने तत्कालीन ध्रुपद गायन शैली में ईरानी संगीत का मिश्रण करके नए गायन शैली का निर्माण किया जो आगे चलकर ख्याल गायन शैली के नाम से लोकप्रिय हुआ। ओके, किस नाम से? ख्याल। तो ख्याल एक गाना है जो किसने फेमस किया? खुसरो ने। और कैसे किया? ध्रुपद गायन शैली और ईरानी संगीत के मिश्रण से क्या स्टार्ट किया? ख्याल स्टार्ट किया। ओके, नेक्स्ट है जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने ख्याल गायिका को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने के साथ टप्पा शैली का प्रचलन किया। ओके, किसका? टप्पा शैली। कौन किया? जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने ख्याल गायकी का व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने के लिए टप्पा शैली का प्रचलन किया। ठीक है, जो घोड़ा लेके हम लोग टप्पा करते हैं और ख्याल गायकी गाते हैं वो है टप्पा शैली। ओके, नेक्स्ट है तानसेन ने स्वामी हरिदास से वीणा वादन की शिक्षा प्राप्त की थी। किससे? स्वामी हरिदास से वीणा वादन की शिक्षा प्राप्त की थी। ये म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ओके, गजल गायिका बेगम अख्तर फैजाबाद से संबंधित है। गजल गायिका जो है बेगम अख्तर किससे संबंधित है? कहाँ से? फैजाबाद से संबंधित है। तो ये कुछ संगीत से रिलेटेड क्वेश्चन हुए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। कौन कौन से लोक नृत्य हैं वो भी फेमस है। तो पहला है दीपावली नृत्य,
ओके। दीपावली नृत्य कहाँ होता है? बुंदेलखंडी अहीरों द्वारा दीपावली के अवसर पर प्रज्वलित दीपों के को सर पर रखकर किया जाता है। ये दीपावली नृत्य कहाँ होता है? बुंदेलखंड में उनके द्वारा। कार्तिक गीत नृत्य ये होता है भी बुंदेलखंड क्षेत्र में ही प्रचलित है। नेक्स्ट होता है चरकुला नृत्य। यह ब्रजभूमि में रथ के पहियों पर अनेक घोड़ों को रखकर किया जाता है। घोड़ों को रखकर, सॉरी, किसके? ब्रजभूमि में, है ना, ब्रजभूमि में रथ के पहियों पर अनेक घड़ों को रखकर किया जाता है। इसे ब्रजभूमि का घड़ा नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रजभूमि का घड़ा नृत्य भी कहते हैं। और इस नृत्य को क्या कहते हैं? चरकुला नृत्य। क्या कहते हैं? चरकुला नृत्य। ठीक है। नेक्स्ट है रासलीला। ये रासलीला कहाँ होता है? ब्रज में ही होता है ना, ब्रज में ही। भाई कृष्ण जी वहीं है, रासलीला भी वहीं होगा, ब्रज में होता है। ओके, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से उत्पन्न हुई थी। यह एक नाट्य रूप है जब कोई भारतीय राज्यों में किया जाता है। ठीक है, एक ऐसा डांस नृत्य है जो नाट्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है और जो अब कई भारतीय राज्यों में क्या होता है, ये प्रस्तुत होता है। लखनऊ में भी बहुत ज़्यादा रासलीला करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है छोलिया। राजपूत में प्रचलित इस नृत्य गीत का प्रस्तुतिकरण तलवार और ढाल लेकर किया जाता है। इस गीत नृत्य को विवाह के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता है। इसको क्या है? छोलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? छोलिया कहते हैं। ओके। ख्याल। ख्याल उत्तर प्रदेश का एक और लोक नृत्य है जो कई अन्य भारतीय राज्यों में एक साथ लोकप्रिय है। यह उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख लोक नृत्य के रूप में शुरू हुआ। ख्याल में अलग अलग शैली है। हर एक को शहर, अभिनय शैली, समुदाय या लेखक के नाम से जाना जाता है। सबके ख्याल के अलग अलग जगह के अलग अलग हिसाब से ये फेमस है। ओके। नेक्स्ट है जोगिनी। यह अवध क्षेत्र में पुरुष नर्तकों द्वारा रामनवमी के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। अगर देखें तो इलाहाबाद में बहुत बड़ा जलसा होता है इस जोगनी का। ओके। नेक्स्ट है नटवरी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अहीरों और यादवों में प्रचलित नृत्य है। ये संगीत तथा नक्कारे को लेकर खेल मुद्राओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य को नटवारी नृत्य कहते हैं। ओके। पूर्वी उत्तर प्रदेश, स्पेशली पूर्वांचल में, वहाँ पे अहीरों और यादवों द्वारा क्या किया जाता है? खेल की मुद्राओं में जो नृत्य होता है उसे नटवारी नृत्य कहते हैं। नौटंकी। नौटंकी पता ही है। नौटंकी लोकगीतों पर जो गीतों और नृत्यों के साथ मिश्रित पौराणिक नाटकों से युक्त होता है। कई बार नौटंकी कलाकार उन परिवारों से हैं जो पीढ़ियों से इस पेशे में हैं, बहुत बड़े बड़े पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और आज भी यही हो रहा है, तो ये नौटंकी कहलाता था। ओके। इतना फेमस है कि हम इसके कहावत बना चुके हैं कि क्या कर रहे हो भाई? नौटंकी कर रहे हो। तो ये क्या है? ये इतना फेमस है ये। ओके। पूर्वांचल में काफ़ी फेमस है ये। पाई डंडा नृत्य। ये नृत्य बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा छोटे छोटे डंडों को लेकर गुजरात के डांडिया नृत्य के समान किया जाता है ना। तो इसको क्या कहते हैं? पाई डंडा नृत्य। राई नृत्य। ओके। क्या है? राई नृत्य। बुंदेलखंड के महिलाओं द्वारा इस नृत्य को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। इसको मयूर की भांति किया जाता है, इसलिए इसे मयूर नृत्य भी कहलाता है। क्या है? मयूर नृत्य भी कहलाता है। दादरा। दादरा उत्तर प्रदेश का एक अत्यंत लोकप्रिय लोक नृत्य है। मुख्य रूप से यह नृत्य रूप गुप्त और यौन सुख के इर्द गिर्द घूमता है। इस नृत्य में गायक, कलाकार और प्लेबैक जो देते हैं, जो मंच पर प्रदर्शन कर रहे होते हैं, वे गायक के साथ लिपसिंग कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं दादरा। ओके। नेक्स्ट धोबिया राग। धोबी जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। सायरा। बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल काटने के समय किया जाने वाला नृत्य है ये। कर्मा नृत्य। यह मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में कोल जनजाति के स्त्री और पुरुषों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाने वाला नृत्य है कर्मा नृत्य। ओके। कहाँ होता है? मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में। ओके। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के लोकगीत, जो फोक म्यूजिक है। अभी हम लोग देख रहे थे लोक डांस, ठीक है ना, लोक नृत्य। अब देखते हैं हम लोक गीत कि कौन कौन से लोकगीत हैं। या देखिए, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं है जो छूटेगा। नेक्स्ट है रसिया लोकगीत। यह उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि क्षेत्र में गायन की परंपरा है। सोहर लोकगीत। यह जीवन चक्र के प्रदर्शन को संदर्भित किया जाता है, इसलिए इसे बच्चे के जन्म की खुशी में गाया जाता है। ओके। सोहर लोकगीत। नेक्स्ट है चैता। ये लोकगीत प्रमुखतः फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के द्वारा गाया जाता है। ओके। फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के द्वारा गाया जाता है। हम यूपी के सिर्फ लोकगीत की बात करें तो ये चैता है। नेक्स्ट है कहारवा। यह विवाह समारोह के समय कहर जाति के द्वारा गाया जाता था। ठीक है। अब तो कहर जाति है भी नहीं, बहुत कम यूज होता है इनका। तो उस समय विवाह समारोह में के समय कहर जाति द्वारा गाया जाता था। नेक्स्ट नौका झक्कड़। ये नाई समुदाय में बहुत लोकप्रिय है और नाई लोकगीत में के नाम से भी जाना जाता है इसे, नौका झक्कड़ को। ओके। नेक्स्ट है आल्हा। ये लोकगीत आल्हा उदल की वीरता की वर्णन है करता है। खासकर महोबा क्षेत्र में आल्हा बहुत गाया जाता है। बंजारा और जावा नाजवा। यह लोकगीत रात के दौरान तेली समुदाय द्वारा गाया जाता है। बंजारा।
ओके। नेक्स्ट है कजली या कजरी। यह महिलाओं द्वारा सावन के महीने में गाया जाता है। मिर्जापुर क्षेत्र में ये लोकप्रिय है। यह अर्धशास्त्रीय गायन के रूप में भी विकसित हुआ है और इसका गायन शैली बनारस घराने से मिलता है। ओके, कजरी या कजली मिर्जापुर में, पूर्वांचल में भी ये गाया जाता है। नेक्स्ट है जरेवा और सदवाजरा सारंग। इस तरह के लोक संगीत लोक पत्थरों के लिए गाया जाता था। ढोला उत्तर प्रदेश के आगरा और मेरठ में प्रचलित है। ढोला कहाँ है? उत्तर प्रदेश के आगरा और मेरठ में प्रचलित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सव। ये भी कई इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सव। ओके, तो प्रमुख मेले कौन कौन से हैं, मेलों का नाम है और स्थान देख लेते हैं। क्या है? पहला रामनवमी मेला कहाँ लगता है? अयोध्या में। रामनवमी मेला अयोध्या में। शांकभरी देवी का मेला सहारनपुर में। शांकभरी देवी का मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में। गोविंद सागर मेला अम्बेडकर नगर। गोविंद सागर मेला कहाँ है? अम्बेडकर नगर में। राम बारात आगरा में है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में। कहाँ है? श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में। ओके, श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में। सोरो मेला कासगंज। सोरो मेला कहाँ है? कासगंज में। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में। रामायण मेला चित्रकूट में। कैलाश मेला आगरा, प्रतिवर्ष श्रावण के तीसरे सोमवार को होता है। कैलाश मेला, इसको याद रखिएगा, कैलाश मेला कहाँ होता है? आगरा में, श्रावण के तीसरे सोमवार में। परिक्रमा मेला, ये तो सबको पता होगा, कहाँ होता है? अयोध्या में। ओके, नेक्स्ट कबीर मेला मगहर, संत कबीर नगर में। ओके, कबीर मेला कहाँ होता है? मगहर में, संत कबीर नगर में। देवी पाटन का मेला कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। देवी पाटन का मेला कहाँ है? बलरामपुर में। देवी पाटन का मेला कहाँ है? बलरामपुर में। कालिंजर मेला बांदा में। बल सुंदरी में देवी मेला अनूपशहर में। ठीक है, अनूपशहर में बल सुंदरी देवी महल का मेला होता है। गोला गोकर्णनाथ मेला, ये भी कई बार पूछा है। गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ लगता है? लखीमपुर खीरी में। कहाँ लगता है? लखीमपुर खीरी में। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट है ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में। कहाँ लगता है? शाहजहांपुर में। मकनपुर मेला फर्रुखाबाद में। देवा मेला बाराबंकी में, ये भी फेमस है। देवा मेला बाराबंकी में। नौचंदी मेला, ये भी कई बार पूछा है। नौचंदी मेला कहाँ है? मेरठ में, है ना। गढ़मुक्तेश्वर मेला, ये भी पूछा है, कहाँ है? हापुड़ में। ओके, कुंभ मेला प्रयाग में। बटकेश्वर मेला, ये भी कई बार पूछा है, कहाँ है? आगरा में। बटकेश्वर मेला कहाँ है? आगरा में। ओके, नेक्स्ट नैमिषारण्य, है ना, मेला नैमिषारण्य सीतापुर में। ठीक है, नैमिषारण्य मेला, यहाँ पे भगवान द्वारा कथा कहने का जो प्रावधान है वो साक्ष्य है, वो मिलता है। तो ये कहाँ पे? सीतापुर में। कपिल मेला बांदा में। ओके, कपिल मेला कहाँ है? बांदा में। सैयद सलार मेला, ये भी काफ़ी फेमस है। सैयद सलार मेला कई बार पूछा है, कहाँ है? बहराइच में। सैयद सलार मेला बहराइच में। देव छठ मेला दाऊजी मथुरा में। नवरात्रि मेला आगरा में। गोविंद साहब मेला अतरौलिया आजमगढ़। ओके, गोविंद साहब मेला कहाँ है? अतरौलिया आजमगढ़ में। ओके, कुछ प्रमुख उत्सव है जो हम लोग देख लेते हैं एक बार। प्रमुख उत्सव को भी, कौन कौन से प्रमुख उत्सव है, जैसे आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? झांसी में। आगरा महोत्सव आगरा में। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में। ओके, वरुणा महोत्सव वाराणसी में। कजली महोत्सव महोबा में, ये पूछा था, कजली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महोबा में। होली महोत्सव मथुरा में। होली का महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मथुरा में। ओके, त्रिवेणी महोत्सव इलाहाबाद में। गंगा महोत्सव वाराणसी में। वाराणसी पर्यटन उत्सव वाराणसी में। लखनऊ महोत्सव कहाँ पे होता है? लखनऊ में। ओके, अब कुछ देख लेते हैं याद करने वाले जो चीज़ें हैं वो है। तो उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेले आयोजित किए जाते हैं। कितने? 2250 मेले आयोजित किए जाते हैं। सर्वाधिक मेला मथुरा में 86 होते हैं। कानपुर में और हमीरपुर में 89, झांसी में 78, आगरा में 72, फतेहपुर में 70 मेले आयोजित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष लखनऊ, आगरा और वाराणसी नगरों में महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा लखनऊ महोत्सव के रूप में, ताज महोत्सव के रूप में और श्रावण महोत्सव के रूप में। यानी लखनऊ महोत्सव लखनऊ में, ताज महोत्सव आगरा में और श्रावण महोत्सव वाराणसी में, ये महोत्सव लगा के उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सुलह हुक उत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के लिए सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? आगरा में होता है। अयोध्या परिक्रमा का अवस्था आयोजन राम जन्मभूमि अयोध्या में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला प्रयोग में लगता है। याद है कि पिछले साल इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड घोषित हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा जनसंख्या पिछले साल इतना बड़ा जनसंख्या में और कोई मेले में लोग
इकट्ठा नहीं होते तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है कुंभ मेले का। उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेला पीलीभीत जिले में लगते हैं। ओके, सबसे कम मेला पीलीभीत जिले में, याद रहेगा। दादरी के पशु मेला आयोजन बलिया में किया जाता है। दादरी का जो पशु मेला आयोजन है वो कहाँ किया जाता है? बलिया में किया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुछ नाट्य संस्थान देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के कुछ कौन कौन से नाट्य संस्थान हैं? पहला है भारतीय जान नाट्य संघ आगरा में, साधना नाट्य कला केंद्र गाजियाबाद में, यायावर लखनऊ में, नेहरू बाल भवन इलाहाबाद में, अभिनय ज्योति कहाँ है? वाराणसी में। ओके, उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश की उर्दू द्वितीय राष्ट्रभाषा कब घोषित की गई थी? 1989 में। कुछ इंपॉर्टेंट थोड़े से सेगमेंट हैं जो हम देख लेते हैं एक बार। ओके, तो द्वितीय राजभाषा कब घोषित हुई थी? 1989 में। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? 26 जनवरी 1950 में। ओके, संयुक्त प्रांत के रूप में था, बाद में इसे हम क्या नाम दे दिए? उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा का आयोजन कब हुआ? 1975 में। याद रहेगा कब हुआ? 1975 में। ओके, ये है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना दिया गया। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तराई क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा होता है? खरवार में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 17। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया? 1994 में। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा था? द्विसदनात्मक, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों है यहाँ पे। ओके, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद में सबसे अधिक समय तक रहने वाला जो नाम है वो है गोविंद बल्लभ पंत का। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के सेगमेंट थे। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं वो सब के सब इसमें हमने अपने वीडियो में मर्ज कर दिया है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ओके, तो कैसा लगा एक बार कमेंट करके लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, क्योंकि एक बार पढ़िए उत्तर प्रदेश, 1 से 2 बार इसको पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए, इससे बाहर उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आप देखे होंगे तो ध्यान से देखिए, हर एक सेगमेंट से क्वेश्चन ले लिया गया है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।